वेल सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज सभी को क्लियर आ रही है बेटा? यस बोलिए फटाफट। आवाज क्लियर है सभी को? वेल सो गुड मॉर्निंग हिना, सत्यांत, नाम अच्छा है। पार्थ गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धीरज, चेतना गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग वर्षा। सत्यंत गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए, सो दोस्तों आज जो है हमारा डिस्कशन हम स्टार्ट करेंगे और आज के सेशन में हम देखेंगे रिवर्स चार्ज और कंपोजिशन लेवी। रिवर्स चार्ज और कंपोजिशन लेवी दोनों चैप्टर बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये दोनों चैप्टर पे मतलब क्वेश्चंस स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वैसे तो कम आते हैं, लेकिन जो 14 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं या जो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जिसमें इनकी एडजस्टमेंट्स आती हैं। हाँ, कभी कभी कंपोजिशन लेवी जो है इसके ऊपर केस स्टडीज आ जाती है, और अगर केस स्टडी आती है तो यस, हम हमारी प्रिपरेशन उतनी चाहिए कि हमने उसको प्रॉपरली सॉल्व करते आना चाहिए। तो चलिए, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मैंने क्वेश्चनर डिस्कशन का लेक्चर 1 जो है वो अपलोड कर दिया है। आप वो देख सकते हो और क्वेश्चनर डिस्कशन जरूर देखो साथ साथ में जो भी चैप्टर्स हम खत्म करते हैं। क्योंकि अगर आपने मेरे रिवीजन के साथ क्वेश्चनर डिस्कशन देख लिया तो बॉस, यहाँ आपको आईडीटी जो है फिर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। और इस बार हमें 80 के नीचे बिल्कुल भी नहीं सोचना है। दिन में आपको ये 10 बार थॉट आने चाहिए कि बिलो 80 आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। ओके, और यहाँ 100 तो ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स है, लेकिन अब 80 यहाँ पे आपको जाना है। नाउ नेक्स्ट, अभी हमारा रिवीजन हम चालू करेंगे एक पॉजिटिव थॉट से, और एक लंबी सांस लो और कहो जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो भी होगा अच्छा होगा, आए हम कुछ अच्छा करने। क्वेश्चन डिस्कशन 2 जो है, पहले 3 लेक्चर्स ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुके हैं क्वेश्चनर के, तो ये जो 3 लेक्चर क्वेश्चनर के और कस्टम्स के कुछ रिकॉर्ड हो गया है, तो ये सभी क्वेश्चन डिस्कशन में डाल दूंगा। लेकिन 3 लेक्चर्स अभी जीएसटी के रिकॉर्ड होना बाकी है, तो वो मैं जैसे मुझे टाइम मिलेगा वैसे रिकॉर्ड करूंगा, पर जितने भी रिकॉर्डेड है वो डाल दूंगा, सो दैट आपको जो है यहाँ पे पढ़ने में भी आसानी हो, साथ साथ में रिवीजन के साथ साथ अगर आप क्वेश्चनर्स देख लोगे तो डेफिनेटली आपको वो बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करें बेटा? यस और नो? जोर से बोलो। स्टार्ट करें? चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा आज का रिवीजन जो है, फर्स्ट टॉपिक हम देखेंगे आरसीएम, रिवर्स चार्ज एंड ईसीएम। चलिए, अब ये बेटा रिवर्स चार्ज और ईसीएम में ये मैकेनिज्म थोड़ा समझ लो। जीएसटी की लाइबिलिटी, अगर आपको सेक्शन 9 याद होगा, ध्यान से सुनिएगा, सेक्शन 9 याद होगा। जैसे एक एग्जाम्पल मैं साथ साथ में चार्ट भी ले लेता हूँ, आपको जो किट आएगी चार्ट के साथ भी आएगी, तो मेरे चार्ट के वीडियो रिवीजन लेक्चर्स जो लास्ट अटेम्प्ट के डाले हुए वो आप रेफर कर सकते हो। और जहाँ जहाँ अमेंडमेंट्स है तो मैं तो यहाँ बता ही रहा हूँ, क्योंकि नए चार्ट्स आपके पास आगे पर उसके वीडियो अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुए हैं। तो मैं अगर चार्ट ले लूँ तो हमारा चार्ट 1, एक जस्ट मिनट बेटा, जीएसटी चार्ट और ये चार्ट 1। हाँ, ये जो है चार्ट जहां हमने एक सप्लाई का पूरा कंसेप्ट जो है डिस्कस किया। सप्लाई के कंसेप्ट में व्हाट सप्लाई इंक्लूड्स, व्हाट सप्लाई एक्सक्लूड्स, शेड्यूल 1, रिलेटेड पार्टी, बिजनेस की डेफिनेशन, उसके बाद में शेड्यूल 2 की 7 एंट्रीज हमने यहाँ कंप्लीट की। उसके बाद में अगर आप देखोगे
तो कंपोजिट और मिक्स सप्लाई। जैसे आपको चार्जिंग सेक्शन याद होगा तो चार्जिंग सेक्शन 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला ओके लेवी, और लेवी किसके ऊपर है? सप्लाई पे। सेकंड कलेक्शन, कलेक्शन के नीचे हम टाइम ऑफ सप्लाई, ये कंसेप्ट तो डिटेल में देखेंगे ही। और थर्ड पर्सन लायबल टू पे टैक्स। तो अभी मैं इस पार्ट पे हूँ और वो है पर्सन लायबल टू पे टैक्स। जैसे नॉर्मली टैक्स पेमेंट करने की जिम्मेदारी सप्लायर की होती है क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स है, लेकिन यहाँ पे कुछ केसेस में रिवर्स चार्ज लगता है और कुछ केसेस में ईसीओ इसका पेमेंट करता है। तो चलिए आ जाते हैं हमारे डिस्कशन पे। यहाँ पे डिस्कशन पे अगर आप यहाँ देखोगे, चलिए ये तो लाइबिलिटी फटाफट मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले तो रिवर्स चार्ज का मीनिंग दिया है। रिवर्स चार्ज सेक्शन 298 में उन्होंने डिफाइन किया है। रिवर्स चार्ज मीन लाइबिलिटी टू पे टैक्स ऑन रिसिपिएंट। मैं चाहता हूँ कि आप इस वर्ड पे अंडरलाइन करें, लाइबिलिटी टू पे टैक्स, सॉरी, liability to pay tax okay by recipient of the supply of goods or services instead of supplier of such goods under section 9394 of CGST Act और 5354 of IGST Act। तो चलिए अब यहाँ पे हमें दो सेक्शन 93, ये जो है रिवर्स चार्ज से रिलेटेड है, ये भी याद रखना है। 94 यस अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर के केस में कौन रिवर्स चार्ज लगता है, ये भी हमें याद रखना है। और 95 स्पेशली फॉर ईसीओ। आईजीएसटी के सेम सेक्शन है 51 ओके सॉरी 53, 54 एंड 55, लेकिन मैं आपको ये कहूँगा आप सीजीएसटी एक्ट के भी सेक्शन याद रखो तो दैट्स इनफ। नेक्स्ट आपको बता दूं बेटा, यहाँ पे जो रिवर्स चार्ज मैं यहाँ पे सीजीएसटी के पढ़ा होगा वही आईजीएसटी के रिवर्स चार्ज है, प्लस आईजीएसटी में यहाँ पे 2-3 रिवर्स चार्ज ज्यादा है। मतलब ये हुआ कि यहाँ लेट्स टेक एग्जांपल एडवोकेट सर्विस। एडवोकेट सर्विस जो है इंडिविजुअल एडवोकेट अगर यहाँ पे सर्विसेज दे रहा है टू बिजनेस एंटिटी तो वो केस में रिवर्स चार्ज है, फिर वो इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन हो या इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन हो। मतलब क्या, मतलब अगर एडवोकेट यहाँ पे दिल्ली का है और मैं पुणे में उसकी सर्विस ले रहा हूँ तो ये इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन हुआ और रिवर्स चार्ज में मुझे आईजीएसटी देना पड़ेगा। तो डिस्कशन स्टार्ट करने के पहले ये क्लियरली समझ लो कि ट्रांजैक्शन इंट्रास्टेट हो या इंटरस्टेट हो, रिवर्स चार्ज सभी केस में एप्लीकेबल होगा। चलिए दोस्तों यहाँ पे जैसे सबसे पहले आते हैं फॉरवर्ड चार्ज। इनडायरेक्ट टैक्सेस में लायबिलिटी जो है वो सप्लायर की है, गवर्नमेंट को सप्लायर ही पे करेगा, यहाँ पे गवर्नमेंट को सप्लायर पे करेगा और इनवॉइस में पास ऑन करेगा। अल्टीमेट बर्डन इज ऑन रिसिपिएंट। तो अगर हम ये बात करें तो यहाँ पे 6 बातों पे हम ये डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। पहले अगर आप नॉर्मल फॉरवर्ड चार्ज जिसे हम कहते हैं नॉर्मल लायबिलिटी किसकी, तो नॉर्मली लायबिलिटी जब भी सप्लाई होगा मतलब यहाँ पे हम देख चुके हैं सेक्शन 71A का सप्लाई, 71B का सप्लाई या 71C का सप्लाई। अगर सप्लाई होता है और कोई एग्जम्पशन नहीं है तो वो सिचुएशन में डिफॉल्ट लायबिलिटी सप्लायर की है। आई रिपीट, डिफॉल्ट लायबिलिटी सप्लायर की है और सप्लायर को ही टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, एग्जम्पशन होगा तो वो सिचुएशन में बात वहाँ सवाल ही नहीं आता है, या नॉन टैक्सेबल सप्लाई होता है तो वो सिचुएशन में टैक्स पे करने का सवाल ही नहीं आता है। तो ये 6 बातों पे हम इस यहाँ डिस्कशन को समझेंगे। पहला असेसमेंट, अगर लायबिलिटी यहाँ पे सप्लायर की है अंडर फॉरवर्ड चार्ज तो वो सिचुएशन में पूरा असेसमेंट की जिम्मेदारी सप्लायर की होती है। सप्लायर जो है उसका इनवॉइस मेंटेन करेगा, मंथली रिटर्न फाइल करेगा, जो भी जीएसटीआर1 है आउटवर्ड सप्लाई स्टेटमेंट या इनवर्ड सप्लाई स्टेटमेंट है ये सभी कंप्लायंस करने की जिम्मेदारी सप्लायर की होगी। रिसिपिएंट रिलैक्स बैठे रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे लेकिन रिवर्स चार्ज में अलग है। रिवर्स चार्ज में थोड़ा ये पॉइंट को समझना, मैं सब आपका ध्यान चाहूंगा। सो आर यू रेडी? सभी उड़ गए ना? आर यू अवेक? सभी उड़ गए? रेडी है? चलिए तो अब यहाँ पे रिवर्स चार्ज में आपको बता देता हूँ। रिवर्स चार्ज में लायबिलिटी रिसिपिएंट पे आएगी, इसलिए सप्लायर जो है सप्लायर यहाँ पे इनवॉइस तो देगा ओके, लेकिन यहाँ पे जीएसटी गवर्नमेंट को पे करने की जिम्मेदारी नहीं। पूरा असेसमेंट जो है वो असेसमेंट बेटा यहाँ पे रिसिपिएंट पे आता है। रिसिपिएंट इज लायबल टू असेस द टैक्स। अब इसमें एक पॉइंट आपको समझाना चाहूंगा, लॉ क्या कहता है। हम अगर इनवॉइस के सेक्शन देखें और यहाँ सेक्शन इनवॉइस से रिलेटेड सेक्शन 31 ये देखे रिलेटेड एज वेल एज रूल 46 देखे तो यहाँ पे सप्लायर अगर रजिस्टर्ड है, ध्यान सुनिएगा, इवन दो सप्लायर रजिस्टर्ड है यहाँ पे, लेकिन अगर आपका सप्लाई सेक्शन 93 में नोटिफाइड है, इन सिंपल वर्ड यहाँ लॉयर होगा, यहाँ स्पॉन्सरशिप सर्विस होगी, यहाँ पे
नेक्स्ट एग्जाम्पल ले तो एजेंट्स हो गए, तो इवन दो सप्लायर रजिस्टर्ड है उससे कोई लेना देना नहीं। अगर वो सप्लायर नोटिफाइड है अंडर सेक्शन 9(3) तो लायबिलिटी रिसिपिएंट पे ही आएगी। ओके, आप ये पॉइंट नहीं ले सकते कि अरे सर सप्लायर रजिस्टर्ड है तो वो टैक्स पे कर देगा, नहीं। ओके, अगर सप्लायर 9(3) में कवर्ड है तो लायबिलिटी टू पे टैक्स इज ऑन रिसिपिएंट, यहाँ गवर्नमेंट बहुत क्लियर है। दूसरी बात आपको ये कह दूं कि 9(3) के सप्लाई में यहाँ पे रिसिपिएंट जो है, रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है और वो सप्लाई रिवर चार्ज में आता है, तो वो सिचुएशन में रिसिपिएंट को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन सेक्शन 24 में लेना ही पड़ेगा। आपका एक सवाल हो सकता है, सवाल ये हो सकता है कि सर ओके जब सप्लायर रजिस्टर्ड है तो उसको ही पे करने दो ना, क्यों रिसिपिएंट को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाते हो? गवर्नमेंट इस बात को नहीं मानेगा। गवर्नमेंट कह रहा है कि नहीं, ओके हमने कह दिया रिसिपिएंट यानी रिसिपिएंट, और एक बार जो हमने कह दिया तो हम अपने आप की नहीं सुनते हैं, तो ये सिचुएशन में रिसिपिएंट को ही टैक्स देना पड़ेगा। अगर रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो 30 डेज में उसको अप्लाई करना पड़ेगा फॉर रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन के लिए अगर उसने अप्लाई कर दिया तो यस कम ऑन, यहाँ पे उसको ही टैक्स देना पड़ेगा। कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है इस अमाउंट का रिवर्स चार्ज में। चलिए सर, ये पॉइंट तो हमें समझ गया कि असेसमेंट रिसिपिएंट को ही करना है। एक पॉइंट और आपको बता देता हूं, और वो क्या, अगर सप्लायर जीएसटी में रजिस्टर्ड है, सुनिए ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर सप्लायर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो वो जब इनवॉइस बनाएगा तो इनवॉइस में जीएसटी बताएगा, यानी इस ये वैल्यू का जीएसटी कितना होता है वो इनवॉइस में बताएगा क्योंकि वो रजिस्टर्ड है, लेकिन वो गवर्नमेंट को नहीं पे करेगा। इनवॉइस में क्लॉज होता है कि अगर कोई सप्लाई रिवर चार्ज वाला है तो वो रिवर चार्ज वाले पे टिक कर दे, एक क्लॉज होता है उसमें आपको देना पड़ता है, और एक पैरामीटर जो होता है कि रिवर चार्ज, तो उस पर टिक कर देना। जीएसटी असेस होगा और ये इनवॉइस जैसे जीएसटी असेस होके आ जाएगा, रिसिपिएंट इसके सभी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करेगा और रिसिपिएंट उसका जो है GSTR1 में डिक्लेयर करेगा, 3B में डिक्लेयर करेगा, या जो भी यहाँ पे इनवर्ड आउटवर्ड स्टेटमेंट है सभी यहाँ पे लायबिलिटी रिसिपिएंट पे आएगी। पर अगर सप्लायर रजिस्टर्ड है तो वो जीएसटी का इनवॉइस देगा, जीएसटी असेस करके देगा, पेमेंट और सभी कंप्लायंसेस रिसिपिएंट के होंगे। लेकिन अगर सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, भाई उसने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया और ये रिवर चार्ज में आ रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में सेल्फ इनवॉइसिंग सिस्टम है। सर ये क्या है सेल्फ इनवॉइसिंग सिस्टम? क्योंकि देखो अगर ऑडिट होगा तो इसका कवरिंग डॉक्यूमेंट होना बहुत जरूरी है, और कवरिंग डॉक्यूमेंट जो है आइदर सप्लायर उसका जीएसटी का कवरिंग डॉक्यूमेंट दे, अगर सप्लायर कवरिंग डॉक्यूमेंट उसका नहीं देना है तो फिर रिसिपिएंट उसका कवरिंग डॉक्यूमेंट बनाएगा। तो यहाँ पे सेक्शन 31 में सेल्फ इनवॉइसिंग कंसेप्ट है। सेल्फ इनवॉइसिंग जब रिसिपिएंट यहाँ पे लायबिलिटी आती है, सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, तो जीएसटी का इनवॉइस जो है वो यहाँ रिसिपिएंट बनाएगा, तो इनवॉइस भी पे करेगा, पेमेंट भी करेगा, और एक पेमेंट चालान कंसेप्ट आता है। जैसे 3 वाउचर आते हैं, अगर आपने इनवॉइस चैप्टर थोड़ा बहुत याद होगा तो, एक रिसीव वाउचर, एक रिफंड वाउचर और एक पेमेंट वाउचर आता है। तो रिवर्स चार्ज में पेमेंट वाउचर भी बनाना पड़ेगा और सेल्फ इनवॉइसिंग बनाना पड़ेगा। डिटेल डिस्कशन हम आगे करेंगे किसमें, तो यहाँ इनवॉइस चैप्टर में। तो ये एक सेकेंड असेसमेंट मैकेनिज्म जो है मैंने आपको बताया और इनवॉइस मैकेनिज्म बताया। चलिए दूसरी बात यहाँ पे पेमेंट टू द गवर्नमेंट। अगर लायबिलिटी जो यहाँ पे रिवर चार्ज छोड़ के बाकी सब केस में सप्लायर की ही लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी टू पे टू द गवर्नमेंट यहाँ सप्लायर की होगी, तो यहाँ पे लायबिलिटी टू पे टू द गवर्नमेंट सप्लायर की होगी, तो यहाँ पे लायबिलिटी टू पे टू द गवर्नमेंट रेसिपिएंट की होगी। उसके बाद में अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ सप्लायर को ही रजिस्ट्रेशन लेना है क्योंकि असेसमेंट उसको ही करना है। लेकिन यहाँ पे बेटा अगर रिवर चार्ज है तो सप्लायर जो है रजिस्टर्ड हो या ना हो, ध्यान सुनिएगा, सप्लायर रजिस्टर्ड हो या ना हो, तो यहाँ पे रिसिपिएंट को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है और कंपलसरी सेक्शन 24 में उसको रजिस्ट्रेशन लेना है। ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, जैसे सप्लायर को मंथली क्वार्टरली फैसिलिटी मिलती है पेमेंट के लिए, वैसे ही रिवर चार्ज में रिसिपिएंट को भी मंथली या क्वार्टरली फैसिलिटी मिलेगी। जैसे अभी एक नई स्कीम आई है QRMP स्कीम, तो जिसमें क्वार्टरली फैसिलिटी और QRMP स्कीम हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जैसा मतलब रिवर चार्ज में रिसिपिएंट को पूरा ट्रीटमेंट सप्लायर जैसा ही मिलेगा, सुनो ध्यान से, पूरा ट्रीटमेंट सप्लायर जैसा ही मिलेगा यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें टाइम ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपकी लायबिलिटी फॉरवर्ड चार्ज में है तो सेक्शन 12(2) के हिसाब से आपका TOS फिक्स होगा, अगर सप्लाई ऑफ गुड्स है तो, और सप्लाई ऑफ सर्विसेज है तो सेक्शन 13(2) के हिसाब से फिक्स होगा। अब थोड़ा मैं आपको याद दिला दूं सेक्शन 12(2) क्या था। सेक्शन 12(2) ये था कि गुड्स होगा तो इनवॉइस या लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस, एडवांस पे टैक्स नहीं था।
और 13(2) अगर है यानी आपने सर्विस सप्लाई की है तो इनवॉइस विद इन टाइम होगा तो इनवॉइस और रिसीव विच एवर इज अर्लियर, इनवॉइस नॉट विद इन टाइम होगा तो इनवॉइस और कंप्लीशन विच एवर इज अर्लियर, उसके बेस पे टीओएस फिक्स होगा। लेकिन अगर आपकी लाइबिलिटी रिवर्स चार्ज में आती है तो उस वो सिचुएशन में 12(3) और 13(3) अप्लाई होता है। एक सवाल ये आता है कि सर सेक्शन 12(3) और 13(3) क्या, रिसिपियन जो टैक्स देगा, अगर 12(3) की हम बात करें तो 12(3) कहता है रिसिप्ट ऑफ गुड्स, डेट ऑफ पेमेंट या फिर 31st डे फ्रॉम सप्लाइज इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। इन तीनों में से जो अर्लियर पॉइंट होगा वो पॉइंट पे रिवर्स चार्ज में गवर्नमेंट को पे किया जाएगा, यानी उस मंथ के ड्यू डेट में गवर्नमेंट को पे किया जाएगा। नाउ सर्विस की अगर हम बात करें तो सर्विस में डेट ऑफ पेमेंट या 61th डे फ्रॉम द सप्लायर्स इनवॉइस, उसके बेस पे उसको पेमेंट किया जाएगा। थोड़ा बहुत आपको याद होगा। और मैं पहले ही कह दूं, ये रिवीजन बूस्टर से अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई मुझे पूरा जीएसटी समझ जाए और आपने पहले जीएसटी कभी नहीं पढ़ा हो तो मुश्किल है। उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा रेगुलर कोर्स या सुपर 35 कोर्स। आप सुपर 35 एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स भी ले सकते हो मेरा, जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा इवन दो आप फर्स्ट टाइम भी रीड कर रहे हो। लेकिन फर्स्ट टाइम अगर ये बूस्टर से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो मुझसे, तो बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करना। ये बूस्टर रिवीजन कोर्स है, इन डेप्थ रिवीजन है, पर रिवीजन है बेटा, ठीक है ना। ये तो था यहाँ पे। नेक्स्ट मोड ऑफ पेमेंट की अगर बात करें, अगर सप्लायर यहाँ पे टैक्स देना चाहता है, सर जैसा सप्लायर का टैक्स आ रहा है 18,000 और सप्लायर यहाँ पे 18,000 का टैक्स देना चाहता है, तो वो टैक्स कैसे देगा? तो सप्लायर अपने आईटीसी यूज करेगा, नो डाउट, यानी उसका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। जैसे यहाँ पे कॉमन पोर्टल पे दो लेजर होते हैं, कैश लेजर, क्रेडिट लेजर, एक लाइबिलिटी रजिस्टर। तो अगर यहाँ पे बेटा सप्लायर को टैक्स देना है 18,000 तो वो अपना आईटीसी यानी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर यूज करेगा। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर यूज करना मतलब ही आपने उतना पे कर चुके हो आपके इनवर्ट सप्लाई पे, यानी वो पे कर चुके हो। और बाकी वो जो यूज करेगा वो कैश लेजर यूज करेगा। इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और यहाँ पे कैश लेजर, ये दो लेजर वो यहाँ पे यूज करेगा। नाउ अगर हम बात करें यहाँ पे तो रिवर्स चार्ज में पेमेंट करते वक्त, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद आना चाहिए। रिवर्स चार्ज में जब यहाँ पे रिसिपिएंट पे करेगा गवर्नमेंट को, तो इन दैट रिवर्स चार्ज recipient can use only his cash ledger and not credit ledger, because credit ledger is available for utilization of your output tax, and in this case recipient is paying the tax, and that nature of tax is input tax and not output tax. So when you are going to pay any tax under reverse charge, then only cash ledger utilization you can do, but credit ledger utilization is not available. तो ऐसे सिचुएशन में रिसिपिएंट को क्रेडिट लेजर नहीं मिलेगा। हाँ, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने याद रखना है। और वो कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वो रिवर्स चार्ज में तो पे करेगा, ध्यान से सुनिएगा, वो रिवर्स चार्ज में पे करेगा और पे करने के बाद इसका क्रेडिट ले सकता है, क्योंकि है तो उसका इनवर्ट सप्लाई है। तो बस हुआ क्या कि जो टैक्स इसने पे करना था वो इसने पे किया, पर अल्टीमेट बर्डन तो उसके ऊपर ही आएगा। तो है तो वो रिवर्स चार्ज, तो ऐसे केस में उसका पे करने के बाद क्रेडिट लेजर में क्रेडिट ले सकता है और सेम मंथ में ले सकता है। ओके, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये पे करने के लिए वो क्रेडिट नहीं ले सकता, लेकिन पे करने के बाद वो क्रेडिट जरूर ले सकता है ये सिचुएशन में। तो चलिए, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा यहाँ पे। तो ये टोटली कैश लेजर से पे होगा, क्रेडिट लेजर कैन नॉट बी यूटिलाइज, उसके लिए क्रेडिट लेजर वो यूज नहीं कर सकता। अब एक डिस्कशन में आपके साथ स्पेशल डिस्कशन है जो जरूर करना चाहूंगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे समझ लो एक बंदा है, उसकी जिंदगी बड़ी अच्छी चल रही थी। ओके, उसका आउटवर्ड सप्लाई थ्रेशोल्ड में था, उसका आउटवर्ड सप्लाई थ्रेशोल्ड में था। जस्ट उसने क्या किया, यहाँ पे 5 लाख का टर्नओवर किया, 5 लाख का टर्नओवर किया, तो वो थ्रेशोल्ड में एंजॉय कर रहा था, अनरजिस्टर्ड बंदा था। ओके, उसको कोई यहाँ पे ये जहाँ तक है यस कोई रिटर्न देने की जिम्मेदारी नहीं थी। ओके, जिंदगी अच्छी चल रही थी, कोई कंप्लायंस करने की जिम्मेदारी नहीं थी, कोई जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं था, कोई यहाँ पे ओके लाइफ आराम से चल रही थी। लेकिन उसने क्या किया, एक रिवर्स चार्ज वाला सर्विस ले लिया। लेट्स टेक एग्जांपल, रिवर्स चार्ज वाला सर्विस। ओके, एग्जांपल लेते जीटीए, और जीटीए का सर्विस ले लिया, या स्पॉन्सरशिप सर्विस ले लिया, या कोई भी दूसरा रिवर्स चार्ज वाला नोटिफाइड सर्विस ले लिया। अब ये आरसीएम वाला सर्विस लेने की वजह से इस बंदे पे, ओके समझ लो ये मिस्टर वी,
और इस बंदे पे लाइबिलिटी क्रिएट हो गई सेक्शन 93 में आरसीएम वाला सर्विस लेने के लिए। अब इसको जो है सेक्शन 24 में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है। ओके, ध्यान से सुनिएगा, इसको सेक्शन 24 में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है। अब इसको अगर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है बेटा, ध्यान से सुनो, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है तो अब ये बन जाएगा रजिस्टर्ड पर्सन। अब रजिस्ट्रेशन ले रहा है तो अब ये रजिस्ट्रेशन ले रहा है तो ये बन जाएगा टैक्सेबल पर्सन, क्योंकि टैक्सेबल पर्सन मतलब पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और लायबल टू रजिस्टर्ड, ये बन गया टैक्सेबल पर्सन। अब आपसे मेरा सवाल क्या है, इसने रिवर्स चार्ज की वजह से रजिस्ट्रेशन ले लिया, हाँ आप भी मानते हो सर ले लिया। अब नेक्स्ट सवाल आपके सामने मैं पुट करने वाला हूं और वो ये है कि ये इसका आउटवर्ड सप्लाई जो है वो आउटवर्ड सप्लाई यहाँ पे एग्जम्पशन में मतलब थ्रेशोल्ड में था, उसका अभी भी 15 लाख का लिमिट बाकी था, 15 लाख का लिमिट अभी भी बाकी था। खिचड़ी बुक अपने साथ में नोटबुक, मैं जो भी लिखता हूँ आपने लिखने का और ऐसा लिखने का कि खुद को भी नहीं समझ में आए, बस मैं आपका इन्वॉल्वमेंट चाहूंगा बेटा। ये जो 3.25 घंटे है ये 3.25 घंटे आप मुझे दे दो, ओके, मजा आ जाएगा आपको। और यस, इसके साथ जस्ट क्वेश्चनर पढ़ लो, सिलेबस इज ओवर, सिलेबस इज ओवर, ठीक है। तो अब ये जो है इसका जो 15 लाख रुपए बचा, ये 15 लाख रुपए क्या ये इसको जो बचा हुआ थ्रेशोल्ड है क्या ये थ्रेशोल्ड कंटिन्यू कर पाएगा? आंसर इज नो। ओके, अब ये थ्रेशोल्ड जो है, ओके, थ्रेशोल्ड वो कंटिन्यू नहीं कर पाएगा क्योंकि अब वो बन गया टैक्सेबल पर्सन। गवर्नमेंट क्या कह रही है, ये 20 लाख का एग्जम्पशन नहीं है, या 10 लाख 40 लाख जो भी 3 लिमिट है वो एग्जम्पशन नहीं है, वो उतने टर्नओवर तक आप रजिस्ट्रेशन के बाहर रह सकते हो। रजिस्ट्रेशन के बाहर रह सकते हो मतलब आप टैक्सेबल पर्सन नहीं हो, और अगर आप टैक्सेबल पर्सन नहीं हो तो आपको जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। पर किसी भी रीजन की वजह से एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आपके दिमाग में या स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसर्ट करना चाहूंगा, और वो ये है कि यहाँ पे किसी भी रीजन की वजह से आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़े तो फिर आप बन गए टैक्सेबल पर्सन, वो तो उसके आगे आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि जस्ट रिवर्स चार्ज की वजह से क्या इसका थ्रेशोल्ड चले जाएगा? यस। अरे सर बट, नो बट, शट, ओनली कट टू कट। आई होप यू अंडरस्टूड। अगर आपको समझा होगा तो यस थंब दीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ओके, तो यहां मैं समझूंगा कि यस आप मेरे साथ इन्वॉल्व हो और आपको ये पॉइंट समझ में आया है। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट, आप अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूं। तो यहाँ पे ये पॉइंट हमने किया। अब दूसरी बात हम बात करते हैं एसीओ की, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। नाउ गवर्नमेंट ने स्पेशली ये जो एग्रीगेटर बिजनेस, क्योंकि अभी पिछले 6-7 सालों में एग्रीगेटर बिजनेस जो है इंडिया में बहुत बढ़ गया है। ध्यान से सुनिएगा, एग्रीगेटर बिजनेस इंडिया में बहुत बढ़ गया है। तो ऐसे सिचुएशन में ये जो एग्रीगेटर बिजनेस है, एग्रीगेटर बिजनेस मतलब कोई एक सप्लायर है, कोई एक रिसिपिएंट है, और दोनों को मिला दो, सप्लायर और रिसिपिएंट को, हम बन गया एग्रीगेटर। बेस्ट एग्जांपल लो ओला या उबेर का। अभी तो क्लासेस में भी आप देख रहे हो सब अपना वेबसाइट बना रहे हैं, एग्रीगेटर कर रहे हैं। भाई एक टीचर है, लेने वाला स्टूडेंट है, मेरा प्लेटफॉर्म फेमस है, आ जाओ दोनों जुड़ जाओ, आई एम द एग्रीगेटर। तो ऐसे सिचुएशन में सेक्शन 9(5) बनाया गया, और 9(5) कहता है, 9(5) स्पेशली सर्विसेज को अप्लीकेबल है। ध्यान सुनना, 9(5) स्पेशली सर्विसेज को अप्लीकेबल है। तो यहाँ 9(5) कहता क्या है? 9(5) ये कहता है कि अगर गवर्नमेंट ने जो सर्विसेज नोटिफाइड की, यानी 9(5) सबको अप्लीकेबल नहीं है, जहां गवर्नमेंट सर्विसेज नोटिफाइड करेगी, ओके, वहीं नए सेक्शन 9(5) अप्लीकेबल होगा। यस बेटा, हम जो रिवाइज कर रहे हैं स्पीड इज ओके, हम जो स्पीड में जा रहे हैं सबके लिए ओके है? मुझे रिस्पॉन्स दीजिए। हाँ, मैं जो भी स्टूडेंट कनेक्टेड है सबसे रिस्पॉन्स चाहूंगा। तो चलिए 9(5) की अगर बात करें तो गवर्नमेंट ये सिचुएशन में सप्लायर और रिसिपिएंट दोनों पे लायबिलिटी नहीं डालना चाहती। गवर्नमेंट ये सिचुएशन में जो एग्रीगेटर है यहाँ पे, जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स ऑपरेटर कहा गया, उसके ऊपर लायबिलिटी डालना चाहती है। तो यहाँ कौन टैक्स पे करेगा? यहाँ पे ईसीओ टैक्स पर पे करेगा जो यहाँ पे कनेक्टेड है। नेक्स्ट, यहाँ अब इसको भी 6 बातों पे डिस्कस कर लेते हैं। पेमेंट टू द गवर्नमेंट ईसीओ देगा, रजिस्ट्रेशन ईसीओ करवाएगा,
अब देखो 9(5) के ईसीओ को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, ध्यान से सुनना मेरी बात। 9(5) के ईसीओ को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, वो उसका क्यों ना टर्न और थ्रेशोल्ड के नीचे हो। अब समझ लो कोई नया नया बंदा है और 9(5) के ईसीओ में आता है तो उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। ड्यू डेट, ईसीओ को ड्यू डेट जैसे नॉर्मल सप्लायर को लगती है वैसे ही ड्यू डेट मंथली और क्वार्टरली मिलेगा फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स। टाइम ऑफ सप्लाई, इसका गुड्स का सप्लाई होगा तो 12/2, यानी एक तरह का ये सप्लायर ही होता है, ईसीओ एक तरह का सप्लायर का ही ट्रीटमेंट होता है, यानी 12/2 और 13/2 में इसका फिक्स किया जाता है। और ये जो ईसीओ के अंडर टैक्स पे करेगा, ओके 9(5) के अंडर टैक्स पे करेगा, वो एक तरह का सप्लायर ही समझ लो। तो 9(5) के अंडर में टैक्स जो पे करेगा उसके लिए वो कैश लेजर और क्रेडिट लेजर दोनों भी यूज कर सकता है, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है सर, ठीक है। तो चलो ओके यहाँ पे भाई लोग ये हमने एक स्ट्रक्चर डिजाइन किया और एक स्ट्रक्चर देख लिया कि लायबिलिटी फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज में कैसे आती है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझ लेना चाहिए हम आगे बढ़ने के पहले। क्या, अगर आपका सप्लाई एग्जाम सप्लाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपका सप्लाई एग्जाम सप्लाई है या नील रेटेड सप्लाई है तो फिर रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। बहुत सी बार एक सवाल आता है और ये कि भाई यहाँ पे सप्लायर ने सप्लाई किया रिसिपिएंट को, रिवर्स चार्ज में नोटिफाइड है, रिवर्स चार्ज में नोटिफाइड है, पर वो सप्लाई ही एग्जम्प्ट है। तो वो सिचुएशन में इवन दो रिवर्स चार्ज में नोटिफाइड होगा पर सप्लाई ही एग्जम्प्ट है, तो वो अगर एग्जम्प्ट है या नील रेट है तो फिर वो सप्लायर हो या रिसिपिएंट हो टैक्स कोई भी नहीं देगा, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। कोई एक आधा एग्जाम्पल, लेट्स टेक वन एग्जाम्पल, ओके। जैसे अगर आपको एग्जामिशन याद होगा तो इंडिविजुअल एडवोकेट ने बिजनेस एंटिटी को सर्विस दिया, ठीक है, पहला थॉट, इंडिविजुअल एडवोकेट ने बिजनेस एंटिटी को सर्विस दिया तो वो रिवर्स चार्ज में रखा है गवर्नमेंट ने, लेकिन इसके साथ साथ एक एग्जम्पशन भी दिया है और एग्जम्पशन ये दिया है कि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, ध्यान सुनना, जो बिजनेस एंटिटी लीगल सर्विस ले रही है फ्रॉम इंडिविजुअल एडवोकेट उसका एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में थ्रेशोल्ड से नीचे था, विच केप्ट हिम आउट ऑफ द स्कोप ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो मतलब क्या, इन सिंपल वर्ड थ्रेशोल्ड के नीचे था तो वो सर्विस एग्जम्प्ट ही रहेगी। अब वो सर्विस एग्जम्प्ट रहेगी तो चलो अच्छी बात है, मतलब ये हुआ कि समझ लो जो बिजनेस एंटिटी ने सर्विस लिया उसका पिछले साल का टर्नओवर 10 लाख ही था, तो करंट ईयर में जब वो लीगल सर्विस लेगी तो एग्जाम होगी, एग्जाम होगी तो क्वेश्चन ऑफ रिवर्स चार्ज डज नॉट अराइज। रिवर्स चार्ज तभी आएगा जब लायबिलिटी टू पे जीएसटी रहेगा तो ही रिवर्स चार्ज आएगा। चलो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था। दूसरा, ऑल प्रोविजन शैल अप्लाई टू रिसिपिएंट अंडर द आरसीएम लाइक अ सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। तो ये था। अब मेनली हमें जो स्टार्ट करना है वो स्टार्ट करना है सबसे पहले 9(3) का रिवर्स चार्ज। इसका बेयर टैक्स पढ़ लेते हैं, ओके। यहाँ पे अगर हम पढ़ रहे हैं पर बेयर टैक्स एज इट इज तो लर्न करना नहीं है, एग्जाम में तो आपको पूछेगी नहीं और मैं आपको बहुत क्लियर कह देता हूँ, रिवर्स चार्ज के वर्ड टू वर्ड तो लर्न ही नहीं करना है एग्जाम में। मैं ओके यहाँ पे मैं आपको पेपर स्ट्रक्चर भी बताऊंगा कि आपका पेपर स्ट्रक्चर कैसा होता है, जैसे फर्स्ट सेशन में मैंने आपको पेपर स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत बताया था, लेकिन चलिए मैं आपको ये पेपर स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करते रहूँगा। लेकिन मैं आपको इतना एक बात तो कहना चाहता हूँ और वो ये कि यहाँ पे आपको सिचुएशंस को याद रखना है rather देन टर्म्स को। नेक्स्ट बेटा देखो वो क्या कहते हैं, द गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल, ध्यान से सुनिएगा, द गवर्नमेंट में ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई द कैटेगरी ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ द रेट ऑन विच शैल बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज। एक बात का ख्याल रखो, सप्लायर रजिस्टर्ड हो या ना हो, रिसिपिएंट रजिस्टर्ड हो या ना हो, 9(3) के रिवर्स चार्ज में सिर्फ गुड्स और सर्विसेज स्पेसिफाई की जाएगी और जिसने भी वो गुड्स और सर्विसेज सप्लाई की वो केस में रिवर्स चार्ज आ जाएगा और एंटायर लायबिलिटी रिसिपिएंट पे आ जाएगी। चलिए अब 9(3) के रिवर्स चार्ज मैंने यहाँ पे समरी दी है, समरी ऑफ आरसीएम, ये हम आखिरी में एंड में पढ़ेंगे, रिवाइज करवा दूंगा, है रिवीजन में रिवीजन भी होगी हमारी। ये पहले तो एक एक रिवर्स चार्ज हम डिटेल में देखते हैं और फिर मैं आपको ये पूरा समरी रिवाइज करके भी दे दूंगा। चलो यहाँ पे 9(3) का सबसे पहला रिवर्स चार्ज ये रहा आपके सामने, ओके। अब 9(3) में रिवर्स चार्ज गुड्स के लिए भी है और 9(3) में रिवर्स चार्ज सर्विसेज के लिए भी है, लेकिन गुड्स के रिवर्स चार्ज जैसे एग्जांपल के तौर पे कैशू नट्स हुआ, उसके बाद में टोबैको प्रोडक्ट्स हुए, ओके, तो या बीड़ी रैपर ल्यूज हुए,
तो ये जो रिवर्स चार्ज है, गुड्स के रिवर्स चार्ज हमें सिलेबस में नहीं है, इसलिए हमने गुड्स के रिवर्स चार्ज पढ़ना नहीं है। लेकिन सर्विसेज के रिवर्स चार्ज, यानी जो भी सर्विसेज सेक्शन 9(3) में नोटिफाइड हुई अंडर CGST एक्ट या 5(3) में नोटिफाइड हुई अंडर IGST एक्ट, वो हमें डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट आ सकती है। और ये GTA तो वन ऑफ द फेवरेट सर्विस है यहाँ हमारे इंस्टीट्यूट की, तो इसके ऊपर वो कंटिन्यूअस सवाल पूछते हैं। तो चलिए दोस्तों, यस यस यस, मैं धीरज वो एग्जामिशन में पढ़ा होगा। चलिए, अब यहाँ पे सबसे पहले तो मैं जब 9(3) के रिवर्स चार्ज, तो सेक्टर वाइज आपको ये बाइफर्केट करना है, तो 9(3) के रिवर्स चार्ज आपको याद रह जाएंगे। जैसे ट्रांसपोर्ट और रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सेक्टर, मतलब क्या ट्रांसपोर्ट सेक्टर या रेंटिंग, तो मोटर व्हीकल से। तो अब मैं ये जो रिवर्स चार्ज पढ़ा होगा ये सेक्टर वाइज पढ़ा होगा, आपने ये सेक्टर वाइज एक मेमोरी टेक्निक बना लेना। अगर आपको ये सेक्टर वाइज रिवर्स चार्ज याद आ जाए ना, तो बात खत्म, यानी आपको बहुत ईजी हो जाएगा रिवर्स चार्ज को याद करना। सबसे पहले मैं लेना चाहूँगा GTM, ओके ना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ख्याल रहे। अब मैं थोड़ा इसका एनालिसिस करना चाहूँगा, और वो एनालिसिस क्या, अब देखो बेटा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, खिचड़ी बुक, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स जो है वो यहाँ पे बाय रोड होता है, उसके बाद में बाय एयरक्राफ्ट भी होता है, और नेक्स्ट बाय शिप भी होता है जिसे हम वेसल कहते हैं, बाय रेल भी होता है, और बाय अदर मीन कंड्यूट, पाइपलाइन वगैरह, सो अदर से होता है। तो पहला सवाल, क्या ये रिवर्स चार्ज एयरक्राफ्ट के केस में है? नहीं, वो फॉरवर्ड चार्ज में ही आएगा और उसके ऊपर GST दिया जाएगा अगर एग्जम्पशन नहीं है। नो डाउट ट्रांसपोर्ट सेक्टर का साथ साथ में आप एग्जम्पशन पढ़ लोगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो एयरक्राफ्ट नहीं, वेसल नहीं, हाँ कुछ केस में एग्जम्पशन है, वो हम देखेंगे आगे। रेल, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रेल, ओके, ये रिवर्स चार्ज यहाँ पे भी अप्लाई नहीं होगा, मतलब ये सभी फॉरवर्ड चार्ज में ही आएंगे अगर लाइबिलिटी आती है और कोई एग्जम्पशन नहीं है, या अदर मीन्स तो ये भी फॉरवर्ड चार्ज में आएंगे, यहाँ रिवर्स चार्ज अप्लाई नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, रिवर्स चार्ज जो अप्लाई हो रहा है वो बाय रोड कह रहे हैं, ओके, यानी अगर बाय रोड गुड्स ट्रांसपोर्ट होता है तो रिवर्स चार्ज अप्लाई होगा, वो भी स्पेशली GTA कह रहे हैं, सुनिए ध्यान से, वो भी स्पेशली GTA कह रहे हैं, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, ध्यान सुनना। अब ये जो गुड्स ट्रांसपोर्ट, तो दो बातें आपके दिमाग में फिट होना चाहिए, पहला तो बाय रोड है और दूसरा बाय GT है, तो ही रिवर्स चार्ज आएगा। अब देखो ये रिवर्स चार्ज को कैसे पढ़ना, रिवर्स चार्ज को ऐसे पढ़ना कि यहाँ पे एक होता है सप्लायर, एक होता है रिसिपियन, और एक होती है सर्विस। तो जब वो रिवर्स चार्ज नोटिफाई करते हैं तो वो यहाँ पे ये कहते हैं कि भाई सप्लायर ये पर्टिकुलर पर्सन होगा, यानी GTA होगा। रिसिपिएंट कभी कभी कहते हैं कि ये होना चाहिए बॉडी कॉर्पोरेट बिजनेस एंटिटी ब्ला ब्ला ब्ला, और सर्विस ये होनी चाहिए। तो वो रिवर्स चार्ज नोटिफाई करते वक्त वो सप्लायर कौन होना चाहिए, रिसिपिएंट कौन होना चाहिए, और सर्विस कौन सी होनी चाहिए, ये तीनों भी बातें वो नोटिफाई करते हैं। एक बेसिक फंडा समझ लो, ये तीनों भी बातें वो नोटिफाई करते हैं। जब ये तीनों बातें पूरी होगी, सुनो ध्यान से, जब ये तीनों बातें पूरी होगी तो यहाँ पे समझ लो एक गवर्नमेंट है, ओके, और ये गवर्नमेंट चार्ज क्रिएट कर रही है, ओके, यहाँ पे चार्ज क्रिएट कर रही है। तो जब ये तीनों बातें पूरी होगी तो रिवर्स चार्ज लगाना, यानी तब RCM लगेगा और रिसिपिएंट लायबल होगा। मतलब क्या, अगर ये तीनों में से कोई भी बात पूरी नहीं होती है, मतलब सप्लायर जो कहा गया वो नहीं है, सर्विस जो कही गई वो नहीं है, या रिसिपिएंट जो कहा गया वो नहीं है, तो वो सिचुएशन में लायबिलिटी फॉरवर्ड चार्ज में डिफॉल्ट आ जाएगी, वो केस में लायबिलिटी फॉरवर्ड चार्ज में डिफॉल्ट आ जाएगी। मेरी बात फिर से सुनना, ऐसा होगा तो रिवर्स, नहीं तो फॉरवर्ड। इज इट क्लियर? जैसे आगे एक एग्जांपल बताऊंगा, एनी सर्विस प्रोवाइडर एनी पर्सन सर्विस स्पॉन्सरशिप सर्विस टू बॉडी कॉर्पोरेट, अगर किसी ने भी स्पॉन्सरशिप सर्विस बॉडी कॉर्पोरेट को दी तो रिवर्स चार्ज, मतलब क्या, अगर बॉडी कॉर्पोरेट को नहीं दी तो फॉरवर्ड चार्ज। तो यहाँ पे ये रिवर्स चार्ज पढ़ते वक्त ऐसा होगा, इस अप्रोच से पढ़ना कि ये तीनों फुलफिल होगा तो रिवर्स, अदरवाइज फॉरवर्ड चार्ज। चलिए सॉरी, यहाँ पे अब आते हैं हम GTA सर्विस पे। आई होप आपको ये पॉइंट समझ गया होगा ना। हाँ, एक एनालिसिस और करना चाहूंगा।
और वो क्या, अब जैसे यहाँ पे जीटीए की डेफिनेशन दी गई है, क्योंकि मैं जीटीए पढ़ा रहा हूं तो मैं जीटीए की डेफिनेशन दी गई है। ओके, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, एनी पर्सन हु प्रोवाइड सर्विस इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स। जीटीए ने क्या, जीटीए कोई भी पर्सन हो सकता है हु प्रोवाइड सर्विस इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड एंड इशू कंसाइनमेंट नोट, एंड इशू कंसाइनमेंट नोट बाय वॉट एवर द नेम कॉल्ड। यानी ऐसा पर्सन जो बाय रोड ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है और उसका कंसाइनमेंट नोट यानी बिल्टी दे रहा है, तो उसे गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी कहा जाएगा। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं थोड़ा इसके साथ एग्जाम्पशन ले लूं तो मजा आ जाएगा। ओके, क्योंकि रिवीजन बूस्टर में मेरा काम ही है कि सब चीजें एक साथ मैं मर्ज कर दूं। अगर आपको ट्रांसपोर्ट सेक्टर का, जैसे जीटीए की अगर हम बात करें और इससे रिलेटेड अगर एग्जाम्पशन की बात करें, ओके, तो एग्जाम्पशन में यहां जो है, सुनो दोस्तों, एग्जाम्पशन कहा गया है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, एग्जम्प्ट है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अदर देन जीटीए एंड कुरियर, अदर देन जीटीए एंड कुरियर। मतलब क्या, ओके, इंडिया में जो भी गुड्स बाय रोड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड, सॉरी एक वर्ड रह गया, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अदर देन जीटीए एंड कुरियर, बाय रोड इंडिया में जो भी ट्रांसपोर्ट होगा वो सब एग्जम्प्ट है, सब एग्जम्प्ट है। लेकिन अगर वो जीटीए और कुरियर से जाता है तो वो टैक्सेबल है, जीटीए और कुरियर से जाता है टैक्सेबल है। तो अब हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर जीटीए और कुरियर से जा रहा है टैक्सेबल है, तो जीटीए यानी क्या, क्योंकि जीटीए के अलावा, कुरियर के अलावा बाकी सब ट्रांसपोर्ट एग्जम्प्ट है। ठीक है, बाय रोड की अगर हम बात करें तो चलिए इस डिस्कशन को और आगे बढ़ाते हैं। और वो क्या, ये डिस्कशन ये है कि जीटीए की डेफिनेशन जो है ये इस तरह से इंटरप्रेट की गई कि एनी पर्सन जो कंसाइनमेंट नोट इशू करता है और बाय रोड ट्रांसपोर्ट करता है, ये जीटीए की डेफिनेशन उन्होंने दी है। लेकिन यहाँ पे जब पहली बार जीटीए रिवर्स चार्ज में लाया गया था सर्विस टैक्स में भी, तब फाइनेंस मिनिस्टर ने एक क्लैरिफिकेशन दिया था और उन्होंने कहा था कि जीटीए मतलब कोई ऐसी एजेंसी, ओके, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी होनी चाहिए, और वो एजेंसी जो है, ओके, काम कर रही है जिसके पास, ओके, बहुत सारे एजेंसी है, बहुत सारे ट्रक्स है, और वो ट्रक्स जो एजेंसी है जो यहाँ पे गुड्स ट्रांसपोर्ट करके दे रही है, जिसका कंसाइनमेंट नोट इशू कर रही है। ओके, तो यानी एक पर्टिकुलरली एजेंसी जिसके पास ट्रक है या जो हायर पे लेती है ट्रक और जिसका बिल्टी देती है, जिसका कंसाइनमेंट नोट देती है, वो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी कहा जाएगा। इसमें एक पॉइंट था, और वो एक पॉइंट था कि भाई मेरे पास एक ट्रक है और मैं इंडिविजुअल ओनर हूं, मैं एजेंसी नहीं हूं, मैं ओनर हूं, इंडिविजुअल ओनर हूं। मेरे पास कोई वैन है, मेरे पास कोई इंडिविजुअल ट्रक है और मैं अकेला ओनर हूं, और मैं इंडिविजुअल ये सर्विस देता हूं, एज ए एजेंसी नहीं, मैं एक इंडिविजुअल एज अ सर्विस देता हूं। ओके, तो अगर मैं ये इंडिविजुअल सर्विस देता हूं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, तो क्या मैं जीटीए कहलाया जाऊंगा? तो सवाल ये था सर्विस टैक्स में। सर्विस टैक्स में पुराना लॉ अगर हम ले तो सर्विस टैक्स में ये क्लैरिफिकेशन था कि अगर आप इंडिविजुअल ओनर हो और इंडिविजुअल आप ये सर्विस दे रहे हो तो आप एजेंसी नहीं हो। ये फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा आप एजेंसी नहीं हो, और उसके ऊपर जो है यहाँ जो है वो जीटीए नहीं कहलाया जाएगा। अगर वो जीटीए नहीं कहलाया जाएगा तो ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड उसमें एग्जम्पशन मिल जाएगा। यानी इंडिविजुअल ट्रक ओनर को जो इंडिविजुअली सर्विस देता है और वो एजेंसी नहीं है, तो उसको ये एनी ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोड उसमें एग्जम्पशन उसे मिल जाएगा। हमने सिर्फ टैक्सेबल किसे करवाया? तो हमने सिर्फ जीटीए को टैक्सेबल करवाया दोस्तों, हमने सिर्फ जीटीए को टैक्सेबल करवाया है। तो ऐसे केस में एक आरटीपी में सवाल पूछा गया था कि भाई आपकी इंडिविजुअल वैन है और वो अपनी इंडिविजुअल वैन में ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे रहा है, तो यहाँ पे जो जीएसटी में आरटीपी आई थी हमारे इंस्टीट्यूट की, उसमें इन्होंने ये एक्सप्लेनेशन दिया कि ये जो है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी नहीं है और वो इंडिविजुअली ये सप्लाई कर रहा है, इसलिए वो ये एग्जम्पशन मिल जाएगा, वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड है और नॉट अ जीटीए, तो एग्जम्पशन मिल जाएगा और वो केस में आरसीएम भी अप्लाई नहीं होगा। तो ये पॉइंट मैंने स्पेशली आपके साथ डिस्कस किया। मुझे ये बताइए कि ये पॉइंट सबके समझ में आया क्या? यस और नो, मैं आपका आंसर चाहूंगा, यस और नो, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये पॉइंट सबके समझ में आया कि नहीं आया? चलो बोलिए फटाफट।
तो आपका इंडिविजुअल व्हीकल होगा और आप अपने इंडिविजुअल व्हीकल में ट्रांसपोर्ट करते हो तो वो जीटीए नहीं कहलाया जाएगा, ये स्पेशली एजेंसी को। यस, ये इफ इंडिविजुअल हैज 2 और मोर ट्रक तो फिर वो एजेंसी में आ सकता है, वो फिर एजेंसी में आ सकता है। क्लैरिटी नहीं है पर वो एजेंसी में आ सकता है। चलो अब हम देखेंगे ये गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। फटाफट ये डिस्कशन मैं आपके साथ करना चाहूंगा। और वो क्या है, वो क्या कहते हैं, देखो, सप्लाई ऑफ सर्विस इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय जीटीए टू दिस, तो लाइबिलिटी ओके ऑन दिस पर्सन। अब देखो यहाँ पे इसका थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूँ। तो ये बैकग्राउंड से यस ये आपका बिल्कुल सवाल सही। एजेंसी मीन्स वन who gives the consignment rights, yes correct, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ओके, एजेंसी इज वन who gives the consignment rights as well as consignment note, उसे एजेंसी कहा जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बेटा इसका बैकग्राउंड ऐसा क्या है, देखो 1999 में, देखो तो यहाँ पे 1999 में पहली बार यहाँ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी पे मतलब ये जो जितनी भी गुड्स ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, कार्गो मतलब जो कार्गो यहाँ पे हैंडलर होते हैं, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी होती है बाय रोड, तो इनके ऊपर जीएसटी लाया गया था। तो पर 1999 में उन्होंने बहुत बड़ा स्ट्राइक चलाया, पूरा ट्रांसपोर्टेशन इंडिया में बंद कर दिया और लगभग वो स्ट्राइक रन हुआ 25 डेज। तो गवर्नमेंट हिल गई क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन इंडिया की नव है। तो अगर यहाँ पे पूरा ट्रांसपोर्टेशन ही बंद कर दिया जाए तो पूरी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाती है। ऐसे केस में मुझे याद है वाजपेयी गवर्नमेंट आई थी, तो वाजपेयी गवर्नमेंट ने कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी पे जो यहाँ पे सर्विस टैक्स लगाया था वो विड्रॉ कर लिया। बाद में कि 2 साल बाद अब गवर्नमेंट ने एक नया फंडा लाया, एक नया आइडिया लेके आया कि भाई ये ट्रांसपोर्टर जो है, ट्रांसपोर्टर ना यहाँ पे स्ट्राइक कर देते हैं अगर हम फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी लगाए ट्रांसपोर्टर पे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रिवर्स चार्ज वाला फंडा यूज किया और रिवर्स चार्ज वाला फंडा यूज करके कि यहाँ हम लाइबिलिटी ट्रांसपोर्टर से नहीं, जो उनसे सर्विसेज लेगी, ओके तो यहाँ पे जो उनसे सर्विसेज लेगी, बेटा एक मिनट एक मिनट, मैं आपको कह दूं जो भी मेरे से कनेक्टेड है, आपको मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि नए लेक्चर बाय करो और मेरे साथ लाइव स्ट्रीमिंग में क्लास करो। बेटा जो भी मैं फीस ले रहा हूँ यहाँ पे फीस से ज़्यादा आपका अटेम इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पुराने लेक्चर्स है जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर्स है उसमें और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है, क्योंकि मैं जब भी पढ़ाता हूँ तो बहुत कुछ नया पढ़ाता हूँ। तो मैं आपको ये कहूँगा कि फीस मत देखो, आप ज्वाइन कर लो। ये लास्ट डेमो लेक्चर है, इसके बाद आपको जो है इनक्रिप्टेड फॉर्म में मिलेगा। तो बेटा यहाँ पे 1500 या 2500, ये आपका अगर एक मॉल में जाओ तो एक शर्ट ही उतने का आता है। तो मैं आपको इतना ही कहूँगा कि अगर आपको पास होना है, क्योंकि पास होना बहुत ज़रूरी है, आपके 6 महीने बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर आपको पास होना है तो ये अमाउंट को मत देखो, बस आप ओके यहाँ पे वेबसाइट पे जाओ और ये कोर्स बाय करो, ठीक है। मैं अपनी पूरी एनर्जी, आप देख रहे हो मेरे तीनों डेमो लेक्चर में, मैं अपनी पूरी एनर्जी आपके लिए लगा दूंगा और मेरी एनर्जी और आपकी एनर्जी अगर मैच हो जाए तो डेफिनेटली बेटा आप आईडीटी में अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम आते हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी में। तो जीटीए जो सर्विसेज है, जीटीए सर्विसेज में यहाँ रिवर चार्ज लाया गया, लेकिन क्या हुआ, ये रिवर चार्ज चलते गया 17-18 साल जीएसटी आने तक रिवर चार्ज चलते गया। इसमें बहुत से ट्रांसपोर्ट वालों को परेशानी हो जाती थी, क्योंकि क्या होता है, एक फंडा आपको मैं बता देता हूँ और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट फंडा है अभी हमारे समझने के लिए। और वो फंडा क्या है, वो फंडा ये है कि अगर आपका आउटवर्ड सप्लाई, जैसे समझ लो ये जीटी है, ओके, और ये जीटीए किसी बिजनेस एंटिटी को या किसी फैक्ट्री वाले को सर्विस दे रहा है, किसी की फैक्ट्री है, ध्यान से सुनना, ये पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये फैक्ट्री वाले को सर्विस दे रहा है, तो ये जीटीए का जो फ्रेट होगा, यहाँ पे समझ लो इसका फ्रेट है 1 लाख रुपए, तो ये 1 लाख रुपए का रिवर चार्ज में लाइबिलिटी गवर्नमेंट को देने की ये रिसिपिएंट पे आ जाएगी, और रिसिपिएंट जो है जो ये सर्विसेज ले रहा है, ओके, यहाँ पे रिवर चार्ज में ये टैक्स पे करेगा यहाँ पे। समय अब देखो क्या है कि जब भी लाइबिलिटी रिवर चार्ज में शिफ्ट होती है,
थोड़ा अब मैच्योरिटी से। ओके, जीटीए का ये जीटीए का आउटवर्ड सप्लाई है और इसका जो है ये इनवर्ट सप्लाई है। ओके, रिसिपिएंट का ये इनवर्ट सप्लाई है और रिवर्स चार्ज में टैक्स पे कर रहा है। लेकिन आगे एक सेक्शन 17(3) आता है और वो सेक्शन 17(3 जो यहाँ पे अपोर्शनमेंट ऑफ आईटीसी, आईटीसी में आगे पड़ा होगा, वो ये कहता है कि किसी का भी अगर आउटवर्ड सप्लाई, if anybody is providing outward such outward supply which is under reverse charge, मतलब कोई भी अगर ऐसा आउटवर्ड सप्लाई कर रहा है जो आरसीएम में है, तो ये सप्लायर के लिए, सुनना ध्यान से, ये सप्लायर के लिए ये सप्लाई एग्जम्प्ट माना जाएगा। ओके, इट इज एन एग्जम सप्लाई फॉर द सप्लायर, तो ये सप्लायर के लिए एग्जम सप्लाई माना जाएगा। तो ये अगर ये एग्जम सप्लाई माना जाएगा तो वो सिचुएशन में यहां पे ये जो जीटीए खरीदेगा, क्या गुड्स या सर्विसेज या कैपिटल गुड्स, तो ये जीटीए खरीदेगा गुड्स, सर्विसेज और कैपिटल गुड्स, इसके आईटीसी इसे नहीं मिलेंगे, आईटीसी नहीं मिलेंगे। अब देखो गवर्नमेंट इसमें चालाकी करती है। गवर्नमेंट क्या चालाकी कर रही है, यानी इसका टैक्स तो कलेक्ट कर रही है, किससे कलेक्ट कर रही है, रिसिपिएंट से, रिसिपिएंट से टैक्स कलेक्ट कर रही है, लेकिन उसको एग्जाम सप्लाई का स्टेटस देके इसके क्रेडिट ब्लॉक कर रही है, जीटीए वाले के। ओके, जीटीए वाले के क्रेडिट ब्लॉक कर रही है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो गया, गवर्नमेंट ने डबल फायदा ले लिया कि उसको क्रेडिट भी नहीं दिए, रिवर्स चार्ज में इस पे लायबिलिटी शिफ्ट कर दी, पैसा भी आ गया। क्योंकि यही पैसा अगर जीटीए देता, सुनो ध्यान से, यही पैसा अगर फॉरवर्ड चार्ज में जीटीए देता तो वो क्रेडिट क्लेम करता, पर रिवर्स चार्ज में चले गया, रिवर्स चार्ज में वो एग्जाम सप्लाई हो गया, एग्जाम सप्लाई होने की वजह से जीटीए को क्रेडिट नहीं मिले। तो ऐसे सिचुएशन में बेटा ओके, जीटीए बहुत नाराज थे कि भाई नहीं नहीं यार, मुझे मेरा टैक्स देना है, मेरा, मुझे ये फॉरवर्ड चार्ज, मेरा आउटवर्ड सप्लाई, मुझे ये फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स देना है, मुझे ये फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स देना है। तो अब क्यों, क्योंकि जीटीए अगर इसको फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स देगा तो ऐसे केस में उसको क्रेडिट भी मिलेंगे, क्रेडिट मिलेंगे तो अपनी वो कॉस्ट नेट इफेक्टिव कम कर पाएगा। तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर के फोर्स के वजह से दो स्कीम है, और स्कीम के स्पेशली जीटीए के केस में, और जीटीए के केस में ये कहा गया कि चलो ठीक है, नाउ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को हम दो ऑप्शन देते हैं। पहला ये ऑप्शन देते हैं, ध्यान सुनना, पहला ये ऑप्शन देते हैं यहाँ पे कि अगर कोई जीटीए 12% में देने को रेडी है, यानी जीएसटी का रेट 12% होगा और 12% को देने में रेडी है, तो फिर वो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, फिर वो किसी को भी सर्विस दे, वो फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी पे करेगा, इनवॉइस में लगाएगा और पास ऑन करेगा, और आईटीसी भी लेगा, आई रिपीट आईटीसी भी लेगा। लेकिन अगर कोई जीटीए यहाँ फॉरवर्ड चार्ज नहीं, वो रिवर्स चार्ज में जाना चाहता है, तो फिर वो सिचुएशन में उसके आईटीसी ब्लॉक हो जाएगी, वो सप्लाई एग्जाम सप्लाई माना जाएगा, और जो लायबिलिटी रिवर्स चार्ज में रिसिपिएंट पे है वो 5% का टैक्स देगा। आई रिपीट, वो 5% का टैक्स देगा। तो आई होप यू अंडरस्टूड। तो जीटीए को दो स्कीम है, इसलिए उन्होंने कहा कि रिवर्स चार्ज कब आएगा, ओके, गुड ट्रांसपोर्ट एजेंसी हु हैज पेड द सेंट्रल टैक्स, who has not paid the central tax 6% CGST, 6% SGST, यानी टोटल 12%, यानी जिसने जो 12% वाला ऑप्शन नहीं ले रहा है, ओके, उसके लिए हम रिवर्स चार्ज की बात करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे रिवर्स चार्ज कब लगेगा, सर्विस प्रोवाइडेड बाय जीटीए हु इज नॉट ऑप्टिंग फॉर 12%, एंड टू, अब टू किसको, वेयर अ पर्सन हु लायबल टू पे फ्रेट इज। अब हमें ये देखना है कि फ्रेट देने वाले ये लिस्ट में हो गए तो रिवर्स चार्ज लगेगा। एक फैक्ट्री जो रजिस्टर्ड है, सोसाइटी जो रजिस्टर्ड है, उसके बाद में कोऑपरेटिव सोसाइटी, डी क्लॉज एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, एनी बॉडी कॉर्पोरेट, एनी पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग एसोसिएशन ऑफ पर्सन और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। तो अगर ये लिस्ट दी, यानी जो फ्रेट पे कर रहा है, फिर वो कंसाइनर हो या कंसाइनी हो, आई रिपीट, वो कंसाइनर हो या कंसाइनी हो, मतलब गुड्स भेजने वाला या गुड्स लेने वाला, जो भी फ्रेट पे कर रहा है वो इस कैटेगरी में आता है। तो वो सिचुएशन में रिवर्स चार्ज लग जाता है अगर ट्रांसपोर्टर यहाँ पे 12% वाला ऑप्शन नहीं ले रहा है, 12% वाला ऑप्शन नहीं ले रहा है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ ABC मतलब फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, EFG बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ये जो तीन ऊपर के और तीन नीचे के, इन 6 को बाजू में रखता हूं। सबसे पहले तो डी वाला क्लॉज लेता हूं जो ग्रीन कलर में दिया गया, और डी वाला क्लॉज क्या कहता है, एनी पर्सन रजिस्टर्ड अंडर CGST और IGST एक्ट और अंडर SGST और UTGST एक्ट। मतलब अगर जीटीए ने ऐसे कोई भी पर्सन को सर्विस दी, फिर वो कोई भी पर्सन में इंडिविजुअल, HUF, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ट्रस्ट, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ब्ला 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 ब्ला, कोई भी गवर्नमेंट क्यों ना,
कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन को जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है उसको सर्विस दिया तो रिवर्स चार्ज अप्लीकेबल हो जाएगा। अब सवाल है कि जब क्लॉज डी में वो एनी पर्सन ले चुके थे तो फिर ए बी सी और ई एफ जी उन्होंने क्यों दिया? सवाल तो ये बहुत वैलिड है कि उन्होंने दिया क्यों जब एनी पर्सन इसमें आ गया। यस बेटा धीरज, वही तो बता रहा हूं कि जीटीए ने 12%। एक मिनट, हाँ मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आपके डाउट्स आपसे पोस्ट करके रखो, लेकिन पोस्ट करो आपको, लेकिन मैं आंसर तभी दूंगा जब हमारा कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तब तक आपने वेट करना, पोस्ट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए, तो अब ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे एक इंटरप्रिटेशन बाहर निकल के आता है, और वो इंटरप्रिटेशन क्या है? वो इंटरप्रिटेशन ये है कि अगर आप रजिस्टर्ड हो जीएसटी में, फिर कोई भी हो पर जीएसटी में रजिस्टर्ड हो तो रिवर्स चार्ज है, रिवर्स चार्ज है। अगर जीटीए 12% के लिए ऑप्ट नहीं कर रहा है ओनली, तो रिवर्स चार्ज और 5% का जीएसटी है। नाउ अब ये जो फैक्ट्री सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फर्म, एओपी और सीटीपी, ये वो कवर कर रहे हैं जो अनरजिस्टर्ड है, क्योंकि रजिस्टर्ड तो इसमें आ जाएगा। तो अगर अनरजिस्टर्ड है तो दो पार्ट हो गए, एक रजिस्टर्ड और एक अनरजिस्टर्ड। अनरजिस्टर्ड हो गए और वो अनरजिस्टर्ड पर्सन ये 6 कैटेगरी में आता है, 3 और 3, तो वो सिचुएशन में रिवर्स चार्ज है। अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन ये 6 कैटेगरी में नहीं आता है तो रिवर्स चार्ज नहीं है। यानी अनरजिस्टर्ड में दो पार्ट आएंगे, ये 6 कैटेगरी में आता है तो रिवर्स चार्ज, और ये 6 कैटेगरी में नहीं आता है तो रिवर्स चार्ज अप्लाई नहीं होगा। चलिए, अब यहाँ पे एक पॉइंट पे मैं स्पेशली डिस्कशन करना चाहूंगा, और वो है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। सर आपके हिसाब से अगर ये 6 कैटेगरी 3 और 3 ये अनरजिस्टर्ड होगी तो रिवर्स चार्ज। सर अनरजिस्टर्ड सीटीपी कैसे हो सकता है? ये बड़ा सरप्राइजिंग फंडा है, क्योंकि अनरजिस्टर्ड सीटीपी हो ही नहीं सकता है। अगर वो सीटीपी है तो उसने रजिस्ट्रेशन लिया ही होगा। अगर वो सीटीपी होगा तो रजिस्ट्रेशन लिया ही होगा। लेकिन मैं अभी भी ये क्यों यूज किया गवर्नमेंट ने अनरजिस्टर्ड सीटीपी, समझ में नहीं आता है। बस मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जब कोई सीटीपी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाए तो वो अनरजिस्टर्ड सीटीपी हो जाएगा, या उसके रजिस्ट्रेशन पीरियड खत्म हो जाए तो वो अनरजिस्टर्ड सीटीपी कहा जाएगा। पर इसके अलावा दूसरा एक्सप्लेनेशन मेरे पास नहीं है। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टूड यहाँ पे। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और फिर मैं चार्ट के बेसिस पे डिस्कशन करना चाहूँगा। और चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखिए। अब वो क्या कहते हैं कि जीटीए ने कोई भी सर्विस दी और वो रजिस्टर्ड, एनी रजिस्टर्ड पर्सन को दी, तो वो सिचुएशन में रिवर्स चार्ज आएगा, मतलब आएगा, डी वाला क्लॉज। अब एनी पर्सन की डेफिनेशन में इंडिविजुअल से लेके गवर्नमेंट तक सब आ जाते हैं। इसका मतलब ये पॉइंट सामने आता है कि अगर जीटीए ने गवर्नमेंट को भी सर्विसेज दी, सुनो, जीटीए ने गवर्नमेंट को भी सर्विसेज दी जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, ओके, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो वो सिचुएशन में रिवर्स चार्ज आ जाएगा, गवर्नमेंट क्यों ना हो। लेकिन बाद में एक प्रोविजो उन्होंने लाई, और ये प्रोविजो क्या है? अब देखो, प्रोविजो है, प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन इन दिस एंट्री शैल अप्लाई to services provided by GTA by transport of goods in a goods carriage by road to department or establishment of central government, state government or union territory या local authority या government agencies which have taken a registration under central goods and service tax, जिन्होंने CGST में रजिस्ट्रेशन लिया है, only for the purpose of, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, only for the purpose of deducting TDS under section 51। मतलब क्या? मतलब यहां पहला थॉट, जीटीए अगर गवर्नमेंट या फिर लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंट एजेंसी को जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है अगर सर्विसेज देगा तो रिवर्स चार्ज अप्लीकेबल होता है एज पर अबव क्लॉज। लेकिन ये जो गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंट एजेंसी ओनली टीडीएस डिडक्शन के लिए रजिस्टर्ड है, ओनली टीडीएस डिडक्शन के लिए रजिस्टर्ड है, तो वो केस में रिवर्स चार्ज अप्लाई नहीं होगा। और आगे मैं बताऊंगा इसको एग्जम्पशन भी है, यानी अगर जीटीए सर्विस इनको प्रोवाइड की जा रही है जो ओनली फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्शन ऑफ टीडीएस के लिए रजिस्टर्ड है, तो ये सिचुएशन में यहाँ पे एग्जम्पशन है, रिवर्स चार्ज भी अप्लाई नहीं होगा।
अब एक इससे एक एनालिसिस आता है कि सर ये बताइए, अगर गवर्नमेंट टीडीएस नहीं, उनके अपने आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई है, कोई लोकल अथॉरिटी है जैसे पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, इनके बहुत सारे अपने टैक्सेबल सप्लाई है, रेंटिंग पे वो बहुत से यहाँ पे कमर्शियल प्लेसेस देती है, तो अगर वो ओनली फॉर टीडीएस नहीं है, उनके अपने आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई और जिसकी वजह से उनका रजिस्ट्रेशन है, तो रिवर्स चार्ज लग जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने सिर्फ टीडीएस डिडक्शन के लिए यहां पे रजिस्ट्रेशन लिया है तो रिवर्स चार्ज अप्लाई नहीं होगा। ओके, तो ये कंसेप्ट था। उसके बाद में नीचे एक एग्जम्पशन है एंट्री नंबर 21A में, और वो जीटीए से रिलेटेड है। और ये एग्जम्पशन क्या कहते हैं, अगर जीटीए ने सर्विसेज दिया और अनरजिस्टर्ड पर्सन और अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को दिया तो एग्जाम, ठीक है, अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। अब ये मेरे लिए ये टर्म ही बड़ी सरप्राइजिंग है, अनरजिस्टर्ड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ये होती कैसी है मुझे आज तक नहीं पता चला, पर व्हाट इट में भी। ओके, अब दिए तो आपने पढ़ लेना। ओके, तो जीटीए ने अनरजिस्टर्ड को सर्विसेज दिया तो एग्जम्प्ट है एक्सेप्ट द फॉलोइंग। लेकिन अगर वो अनरजिस्टर्ड लोग फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म होगा या सीटीपी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी होगा, तो वो सिचुएशन में यहां पे अनरजिस्टर्ड में फैक्ट्री होगी तो रिवर्स चार्ज है, अनरजिस्टर्ड में सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म होगा तो रिवर्स चार्ज है, और सीटीपी जो रजिस्टर्ड होगा तो रिवर्स चार्ज है, सीटीपी जो रजिस्टर्ड होगा तो वो रिवर्स चार्ज है, अनरजिस्टर्ड होगा तो एग्जम्प्ट है। ओके, थोड़ा इसको हम चार्ट में अगर देख लें, नेक्स्ट इसमें चार्ट में देख ले तो देखो, अब यहाँ चार्ट में आपको समझना थोड़ा और आसान हो जाएगा, और फिर आपके जो भी डाउट्स है मैं डाउट्स एंटरटेन करूंगा। तो पहले चार्ट में इसको इस तरह से देख लेते हैं कि अगर जीटीए 12% का ऑप्शन ले रहा है तो रिवर्स चार्ज नहीं, ये केस में फॉरवर्ड चार्ज अप्लाई होगा और जीटीए इसका टैक्स देगा। मतलब जीटीए सर्विस टू एनी रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी, जीएसटी इज पेबल अंडर नॉर्मल चार्ज, और अनरजिस्टर्ड पर्सन भी होगा तो भी नॉर्मल चार्ज में ही आएगा। वो रजिस्टर्ड को दे, ध्यान सुनिएगा, वो रजिस्टर्ड को दे या अनरजिस्टर्ड को दे, नॉर्मल चार्ज में ही आएगा, ठीक है। लेकिन अब ध्यान सुनना, यहां पे अगर वो अनरजिस्टर्ड को दे रहा है, ठीक है, तो ये जो 21A वाला एग्जम्पशन है ये 12% में भी एप्लीकेबल है। मतलब क्या, अगर यहां पे सिंपल वर्ड में कहो तो ये फॉरवर्ड चार्ज में ही आएगा, यहां रिवर्स चार्ज का सोचना ही मत 12% में। लेकिन अगर ये अनरजिस्टर्ड पर्सन A2G में आते हैं, A2G में आते हैं मतलब ऊपर जो यहां पे दिया गया है अनरजिस्टर्ड पर्सन ABC और EFG में आते हैं यहां पे, तो ये फॉरवर्ड चार्ज है। लेकिन इसके अलावा अनरजिस्टर्ड पर्सन है, सर्विस प्रोवाइडेड टू एनी अदर अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो वो केस में एग्जम्प्ट होगा। मतलब इन शॉर्ट, ओके, ये कैटेगरी जो है, ये कैटेगरी में अनरजिस्टर्ड आता है तो रिवर्स चार्ज, वो केस में फॉरवर्ड चार्ज है क्योंकि 12% वाला है ये कैटेगरी में। एग्जम्पशन का है 12% में भी एग्जम्पशन है, और एग्जम्पशन का है जो वो ये कैटेगरी में नहीं आता है तो सीरियल नंबर 21 के हिसाब से उसको एग्जम्पशन मिल जाएगा। सिंपल वर्ड में मैं आपको इतना कह दूं कि अगर आप 12% में हो तो फॉरवर्ड चार्ज, 12% में हो तो फॉरवर्ड चार्ज। लेकिन आप ऐसे अनरजिस्टर्ड पर्सन हो जो फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बॉडी कॉर्पोरेट, एलएलपी, एओपी इसमें नहीं आते हो, तो ऐसे सिचुएशन में वहां पे एग्जम्पशन मिल जाएगा, वहां पे 12% वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। नाउ अगर जीटीए 5% वाला ऑप्शन ले रहा है, मतलब वो आईटीसी नहीं लेना चाहता है क्योंकि 12% वाले ऑप्शन में उसको फुल आईटीसी मिल जाता है। पर अगर वो 5% वाला ऑप्शन ले रहा है यहाँ पे विदाउट आईटीसी, तो अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दिया, ध्यान सुनना, रजिस्टर्ड पर्सन को दिया जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो वो केस में रिवर्स चार्ज लगेगा ही लगेगा, रिवर्स चार्ज लगेगा। लेकिन अगर अनरजिस्टर्ड को दिया तो इसमें दो पार्ट, ओके, दो पार्ट ये है कि इफ सर्विस प्रोवाइडेड टू नोटिफाइड पर्सन अबो A2G लोकेटेड इन अ टैक्सेबल टेरिटरी तो रिवर्स चार्ज लगेगा। और इसके अलावा समझ लो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, जैसे कोई इंडिविजुअल है, HUF है, जो फैक्ट्री नहीं है, जो सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी नहीं है, ओके, तो ऐसे केस में वो सिचुएशन में उसको एग्जम्पशन मिल जाएगा। यानी यहाँ पे ऊपर नोटिफाइड कैटेगरी में होगा और वो अनरजिस्टर्ड है, नोटिफाइड कैटेगरी में होगा और वो अनरजिस्टर्ड है, तो वहां पे रिवर्स चार्ज लग जाएगा और वो 5% में। और नेक्स्ट अगर
वो नोटिफाइड कैटेगरी में नहीं आता है तो एग्जाम्शन मिल जाएगा। चलिए, तो ये मैंने आपको जीटीए सर्विस एक्सप्लेन किया। डन। तो अब आपके डाउट्स में ले लेता हूं। इफ अबो पर्सन आर नॉट पे फ्रेट, तो फिर फॉरवर्ड चार्ज होगा क्या? वो तो फ्रेट तो कोई देगा ही ना बेटा, आइदर कंसाइन और कंसाइन ही। हाँ, अगर अब ये सिचुएशन में जो रजिस्टर्ड है, एनी पर्सन जो रजिस्टर्ड है वो तो रिवर चार्ज ही अप्लाई होगा, और जो अनरजिस्टर्ड है और वो नोटिफाइड कैटेगरी में नहीं आता है तो फिर वो एग्जम्प्ट ही है। एंट्री नंबर 21 के हिसाब से वो एग्जम्प्ट ही है, अगर वो नोटिफाइड कैटेगरी में नहीं आता है तो। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आया बेटा? यस, जवाब दीजिए, ये अच्छे से समझ में आया है आपको? यस, कोई तो बोलो बेटा, जवाब तो दो। यस यस, मैं मानता हूं ये ए टू जी नहीं चाहिए, इसको आप ऐसा कर सकते हो, यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हो, ए टू सी, डी को छोड़ देना, ई टू जी, ये भी ऐसा कर सकते हो, ए टू सी एंड डी टू जी, डी टू जी। ठीक है, डन। चलिए, आप एक बार पढ़िए बेटा, और इसमें कंफ्यूजन होता है तो मैं बाद में और रिवाइज करवा दूंगा ये एंट्री, पर एक बार खुद पढ़ के देखिए। सिंपल वर्ड में जीटीए को दो ऑप्शन है, 12%, 5%। 12% ऑप्शन ऑलवेज फॉरवर्ड चार्ज, उसमें सोचना ही नहीं। पर 12% ऑप्शन अगर जीटीए ले रहा है, ऑलवेज फॉरवर्ड चार्ज, लेकिन वो अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे रहा होगा, तो वो अगर ऐसे अनरजिस्टर्ड हो गए जो फैक्ट्री नहीं है, सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है, सिंपल वर्ड में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आ जा रहा है, तो ऐसे अनरजिस्टर्ड को सर्विस दे रहा है जो इंडिविजुअल एचयूएफ है, जिसकी कोई फैक्ट्री सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, तो वो एग्जम्प्ट है, वो एग्जम्प्ट है। इंडिविजुअल एचयूएफ वो एग्जम्प्ट है अगर उन्होंने उनको दिया तो, और अनरजिस्टर्ड है। नाउ 5%, 5% वाला ऑप्शन में वो यहाँ पे जीटीए जो है, जीटीए 5% में टैक्स देगा ही नहीं, रिवर्स चार्ज में टैक्स जाएगा। कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन हो रिवर्स चार्ज लगेगा, और अनरजिस्टर्ड में ये जो कैटेगरी छोड़ दो, मतलब ये फैक्ट्री सोसाइटी तो 5% लगेगा, और सेकंड वाला अगर हम बात करें तो अनरजिस्टर्ड में फैक्ट्री सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी बॉडी कॉर्पोरेट ये छोड़ के बाकी कोई भी हो तो एग्जाम, मतलब इंडिविजुअल एचयूएफ हो तो एग्जाम। तो इंडिविजुअल एचयूएफ अनरजिस्टर्ड में इधर भी एग्जाम है, इधर भी एग्जाम है। यहां ऑलवेज रिवर्स चार्ज है पूरे केस में, तो यहां फॉरवर्ड चार्ज है। ठीक है, चलो, ये डिस्कशन हमने किया। आई होप हिना आपको समझ में आया होगा ये जो डिस्कशन हमने किया है। अब एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट आ जाइए बेटा, सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ रेंटिंग। हाँ, सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ रेंटिंग, renting of motor vehicle designed to carry passenger, where cost of fuel is included in the consideration charge from the service recipient by any person other than body corporate who supplies the service to body corporate and does not issue an invoice charging GST at the rate 6%, 6% each to any body corporate located in a taxable territory, तो liability to pay tax is on body corporate। ओके, तो अब ध्यान से सुनिएगा, अगर सर्विस ये होगी,
सर्विस प्रोवाइडर ये होगा और रिसिपिएंट ये होगा, तो रिवर्स चार्ज। ये भी एंट्री एक इंपॉर्टेंट एंट्री है यहां पे, ये इंपॉर्टेंट एंट्री है। ठीक है, सबसे पहले तो यहां पे सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग, रेंटिंग को ऐसा बॉक्स करो, सर्विस बाय वे ऑफ रेंटिंग है। दूसरा रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल है, मोटर व्हीकल रेंट पे दिया जा रहा है। डिजाइन टू कैरी पैसेंजर है, यानी वो मोटर व्हीकल जो पैसेंजर के लिए है, रेंट पे दिया जा रहा है। हो सकता है बस, हो सकता है कार जिसमें पैसेंजर जाएंगे। ठीक है, वेयर कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड एज अ कंसिडरेशन, उसमें कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूड होना चाहिए, यानी इतनी सारी कंडीशन फुलफिल होगी तो रिवर्स, अदरवाइज फॉरवर्ड, अदरवाइज फॉरवर्ड, फॉरवर्ड डिफॉल्ट है। रिवर्स कब होगा? जब सर्विस रेंटिंग होगी, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल होगा, मोटर व्हीकल ऐसा जो डिजाइन टू कैरी पैसेंजर है, उसके बाद में फ्यूल कॉस्ट इंक्लूडेड है। ओके, फ्यूल कॉस्ट उसमें इंक्लूडेड है तो रिवर्स चार्ज जाएगा। बाय एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, यानी सर्विस देने वाला एनी पर्सन होना चाहिए बॉडी कॉर्पोरेट छोड़ के, यानी बॉडी कॉर्पोरेट होगा तो फॉरवर्ड चार्ज, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट होगा तो रिवर्स चार्ज। उसमें भी जो एनी पर्सन सर्विस दे रहा है उसने 12% का ऑप्शन, 6+6 12% का ऑप्शन नहीं लेना चाहिए। अगर उसने 12% का ऑप्शन लिया तो फिर फॉरवर्ड चार्ज, फॉरवर्ड चार्ज। ओके, टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट लोकेटेड इन अ टैक्सेबल टेरिटरी, मतलब सर्विस अगर बॉडी कॉर्पोरेट को दिया तो रिवर्स चार्ज, अगर ये सर्विस किसी और को दिया तो फॉरवर्ड चार्ज। यानी आप वो ऐसा ऐसा याद करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। इसको ऐसा याद करना, ऐसा 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 होगा तो रिवर्स, तो ये लर्न करनी पड़ेगी एंट्री। रिवर्स होने के लिए क्या? रेंटिंग मोटर व्हीकल, डिजाइन टू कैरी पैसेंजर, कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड, cost of fuel included, any person other than body corporate, not opting for 12%, and to any body corporate located in a taxable territory, तो वो सिचुएशन में यहाँ पे रिवर्स चार्ज है। अगर इसमें की कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो फॉरवर्ड चार्ज है। अब आपको मेरे साथ रीड भी करना पड़ेगा, मेरे साथ क्वेश्चनर भी सॉल्व करना पड़ेगा, मैंने रिवाइज करने के बाद तो ही आप ये एंट्री को अच्छे से संभाल पाओगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एंट्री है, इसलिए मैं ये सेक्टर की जीटीए और ये मोटर व्हीकल की रेंटिंग दोनों एंट्री पहले कवर कर रहा हूँ, जो हमारा अच्छा खासा टाइम लेती है रिविजन में ना। यहाँ पे इसका थोड़ा बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ। बैकग्राउंड ऐसा है बेटा कि ये जो सॉफ्टवेयर कंपनी थी या बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, अपने एम्प्लॉय ट्रांसपोर्टेशन के लिए या गेस्ट ट्रांसपोर्टेशन डायरेक्टर के लिए मोटर व्हीकल रेंट पे लेते थे। और मोटर व्हीकल जो रेंट पे लेते थे फ्यूल कॉस्ट के साथ, कि भाई तुम फ्यूल कॉस्ट के साथ बताओ कि मंथली क्या रेंट होगा। सॉफ्टवेयर कंपनी मोस्टली, तो आपको एग्जांपल सॉफ्टवेयर कंपनी का बताओ, या बसेस रेंट पे ले रहे हैं कि भाई फ्यूल के साथ बताओ कितना लोगे, तो फ्यूल के साथ मंथली ओके 50,000, 1 लाख, 2 लाख जो भी आपको लेना है ओके पर बस पर कार वो फिक्स होता था। और ये सर्विस लेने वाले बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर थे। तो ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट ने ये सोचा कि भाई जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, ध्यान सुनना, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, देखो ये बैकग्राउंड समझ जाओगे तो आसान है। एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, यानी जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जैसे कोई इंडिविजुअल है जिसकी खुद की बस है, कार है जिसकी खुद की बस कार है, ओके अनऑर्गेनाइज सेक्टर है या पार्टनरशिप फर्म है, जो भी है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से बॉडी कॉर्पोरेट सर्विसेज ले रहा है। तो रिवर्स चार्ज का एक ऑब्जेक्ट और है, वो ये है कि जब भी कोई सप्लाई अनऑर्गेनाइज सेक्टर से ऑर्गेनाइज सेक्टर को आता है तो वो सिचुएशन में यहां पे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज सेक्टर को टैप करती है सो दैट रेवेन्यू लीकेज कम हो। तो ये जो एंट्री बनाई गई इसी ऑब्जेक्ट से बनाई गई कि ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, उससे अगर बॉडी कॉर्पोरेट लेगा तो हम बॉडी कॉर्पोरेट को टैप करके रिवर्स चार्ज में टैक्स ले लेंगे। हाँ, अगर सर्विस प्रोवाइड करने वाला बॉडी कॉर्पोरेट ही है तो खुद ही ऑर्गेनाइज है, वहां रिवर्स चार्ज लगाने की क्या जरूरत है, वहां रिवर्स चार्ज लगाने की क्या जरूरत है। उसमें भी गवर्नमेंट ने ये कहा कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, आपने एग्जाम में अनऑर्गेनाइज मत लिखना, आपने एनी पर्सन ही लिखना, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो 12% के लिए ऑप्ट नहीं कर रहा। अगर वो 12% के लिए ऑप्ट करना चाहता है, वो क्रेडिट लेना चाहता है, तो हम उसको उसके राइट से हम क्रेडिट देंगे। जैसे जीटीए में भी हमने ये ऑप्शन दिया है, क्योंकि बहुत से ट्रांसपोर्टर क्रेडिट मांग रहे थे तो हमने 12% दिया ऑप्शन। यहाँ पे भी हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ही ऑप्शन दे रहे हैं। पर अगर वो क्रेडिट नहीं लेना चाहता है
वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है और वो बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस दे रहा है, तो ये बॉडी कॉर्पोरेट को हम टैप कर लेंगे और रिवर्स चार्ज इस बॉडी कॉर्पोरेट पे लगाएंगे, क्योंकि ये बॉडी कॉर्पोरेट को से कंप्लायंस करवाना आसान है। इसलिए स्पेशली ये जो है बॉडी कॉर्पोरेट उन्होंने कहा इन अ टैक्सेबल टेरिटरी, यानी बाहर की बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होनी चाहिए, टैक्सेबल टेरिटरी की बॉडी कॉर्पोरेट होनी चाहिए। ये इसके पीछे का बैकग्राउंड है। आई होप ये बैकग्राउंड आपको समझ में आया होगा। नाउ अब नेक्स्ट जो है बेटा, इसका मैं यहाँ अगर चार्ट लूँ, और ये चार्ट आपको फटाफट मेरे साथ ड्रॉ कर लेना है। अगर मैं इसका चार्ट लूँ तो चार्ट ऐसा है, या फिर मैं आपको ये चार्ट बनाना होमवर्क दूंगा जो अभी क्लास के बाद इमीडिएट कर लेना, यहाँ आपने उसका पिक निकाल लेना, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, इस एनालिसिस हम करते हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। मोटर व्हीकल डिजाइन टू कैरी गुड्स, तो ये रिवर्स चार्ज ऐसे मोटर व्हीकल को अप्लीकेबल नहीं है जो डिजाइन टू कैरी गुड्स है। ओके, ये रिवर्स चार्ज उसी मोटर व्हीकल को अप्लीकेबल है जो डिजाइन टू कैरी पैसेंजर है। अगर वो डिजाइन टू कैरी गुड्स है और रेंटिंग होता है तो वो सिचुएशन में फॉरवर्ड चार्ज अप्लीकेबल होगा, एक्सेप्ट जीटीए। जीटीए के लिए हमने ऑलरेडी एंट्री देख ली है, तो जीटीए अगर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस होगी तो वो सिचुएशन में हमने देख लिया है। लेकिन जहां तक देखा जाए तो बाकी सब रेंटिंग के लिए फॉरवर्ड चार्ज अप्लाई होगा। नेक्स्ट, अगर वो डिजाइन टू कैरी पैसेंजर होगा तो हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे डिजाइन टू कैरी पैसेंजर में दो पार्ट करेंगे। फ्यूल कॉस्ट इंक्लूडेड, हाँ, फ्यूल कॉस्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन अ कंसिडरेशन। अब फ्यूल कॉस्ट मतलब क्या, कि भाई मैंने ये कहा मेरी सॉफ्टवेयर कंपनी है और मैं कुछ 4 कार रेंट पे ले रहा हूं, मैंने कहा नहीं 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 फ्यूल हम भर लेंगे, तू सिर्फ रेंट का बता, कार रेंट का कितना, 10,000 रुपये पर मंथ, ठीक है हम दे देंगे। अगर यहाँ पे तुम्हारे कंसिडरेशन में फ्यूल कॉस्ट इंक्लूडेड नहीं होगी तो फिर फॉरवर्ड चार्ज ही है, फिर रिवर्स चार्ज में मत आना। रिवर्स चार्ज में आने के लिए फ्यूल कॉस्ट इंक्लूडेड होना जरूरी है। अब फ्यूल कॉस्ट इंक्लूड होने के बाद भी अब आगे बढ़ते हैं। तो पहला, क्या वो डिजाइन टू कैरी पैसेंजर है, यस। क्या फ्यूल कॉस्ट इंक्लूडेड है, यस। उसके बाद में यहाँ पे जो सप्लायर है वो 12% का ऑप्शन ले रहा है। अगर 12% का ऑप्शन ले रहा है तो फिर फॉरवर्ड चार्ज, यानी वो इवन दो डिजाइन टू कैरी पैसेंजर होगी, इवन दो फ्यूल कॉस्ट इंक्लूडेड होगी, लेकिन अगर वो यहाँ पे 12% वाला ऑप्शन ले रहा है तो फॉरवर्ड चार्ज। लेकिन अगर वो 12% वाला नहीं 5% वाला ऑप्शन ले रहा है तो वो सिचुएशन में कब रिवर्स चार्ज आएगा, जब सप्लायर एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है और रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है, तो ये केस में रिवर्स चार्ज आएगा, ठीक है। मतलब बट इन फॉलोइंग केसेस फॉरवर्ड चार्ज इज अप्लीकेबल, यानी इसमें भी अगर सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट होगा, यानी इफ सर्विस इज सप्लाइड बाय बॉडी कॉर्पोरेट तो फिर फॉरवर्ड चार्ज ही रहेगा। अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट चाहिए और सर्विस इज सप्लाइड टू एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, या फिर लेने वाला बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, ओके, तो फिर फॉरवर्ड चार्ज ही अप्लाई होगा। चलो मैं थोड़ा टाइम देता हूँ, फटाफट लिखो, ज़्यादा टाइम इसमें मत लगाना। आपके नोट्स में साइड में मैंने स्पेस दिया है, वहाँ पे भी ये चार्ट ड्रॉ कर सकते हो, या फिर आपके नोटबुक में भी आप ये चार्ट ड्रॉ कर सकते हो। फटाफट ये चार्ट ड्रॉ करो और यहीं कंसेप्ट को क्लियर करो। मैं आपको गिन कर 2 से 3 मिनट दूंगा, इसलिए फास्ट आपको ड्रॉ करना है।
डन। चलिए, तो चलिए हमने पहला सेक्टर कंप्लीट किया, ट्रांसपोर्ट एंड रेंटिंग ऑफ व्हीकल। ठीक है, सेकंड सेक्टर हम लेते हैं यहाँ पे बेटा लीगल सर्विसेज। तो लीगल सर्विसेज में ये बड़ी सिंपल एंट्री है। लीगल सर्विसेज में इंडिविजुअल एडवोकेट इंक्लूडिंग सीनियर एडवोकेट और फॉर्म ऑफ एडवोकेट टू बिजनेस एंटिटी। सबसे पहले तो क्या, मेरे साथ अंडरलाइन करते जाओ, आपकी सर्विस लीगल सर्विस होनी चाहिए और ये सर्विस देंगे टू बिजनेस एंटिटी इन अ टैक्सेबल टेरिटरी, तो रिवर चार्ज अप्लीकेबल होगा। नाउ सबसे पहले आपका ध्यान लाना चाहूंगा लीगल सर्विस है नहीं क्या। देखो इसके साथ साथ आपने एग्जम्पशन भी पढ़ लेना है, इसलिए आपके नोट्स में मैंने राइट साइड में स्पेस दी होगी। तो वो स्पेस इसलिए दी है क्योंकि ये होमवर्क है आपके लिए। आपको जब हम एग्जम्पशन पढ़ेंगे तो एग्जम्पशन के साथ ये रिवर चार्ज की एंट्री का एनालिसिस आपने राइट साइड के स्पेस में कर लेना या आपके नोटबुक में जरूर कर लेना। अब दोस्तों यहाँ पे ये क्या है, तो यहाँ पे आगे एग्जम्पशन में ये कहा गया है कि अगर इंडिविजुअल एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट या सीनियर एडवोकेट यहाँ अनादर एडवोकेट को सर्विसेज देती है तो एग्जाम्प्ट है। बिजनेस एंटिटी जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्न और थ्रेशोल्ड के नीचे था उनको एग्जाम्पशन है, या फिर जहां तक देखा जाए गवर्नमेंट को सर्विसेज देती है तो एग्जाम्प्ट है। तो ऐसे कुछ एग्जम्पशंस जो है वहां लिए गए, या अदर देन बिजनेस एंटिटी यानी आपके पर्सनल सर्विसेज के लिए अब समझ लो कोई डिवोर्स केस है, कोई सोशल केस है, वेलफेयर केस है, उसके लिए यहाँ पे सर्विसेज दे रही है तो एग्जम्प्ट है। और यानी ये जो लीगल सर्विस है बाय एडवोकेट ओनली बिजनेस एंटिटी जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर यहाँ 20 लाख से ज्यादा या थ्रेशोल्ड से ज्यादा था, वो केस में ही ये एंट्री लागू होगी। बाकी केस में सभी एग्जम्पशन दिए गए हैं, इसलिए वो केस में ही रिवर चार्ज अप्लाई होगा। और डिस्कशन करेंगे एग्जम्पशन चैप्टर में। अभी थोड़ा फोकस करते हैं यहाँ पे रिवर चार्ज की एंट्री पे। सबसे पहले वो कहते हैं लीगल सर्विस। लीगल सर्विस की डेफिनेशन नीचे दी गई है। लीगल सर्विस मतलब क्या, एडवाइस, कंसल्टेंसी और असिस्टेंस इन एनी ब्रांच ऑफ लॉ इन एनी मैनर इंक्लूडिंग रिप्रेजेंटेशनल सर्विस। मतलब इंडिया के जितने भी लॉस है उसमें आप एडवाइस दे रहे हो, कंसल्टेंसी दे रहे हो, या फिर यहां पे टेक्निकल असिस्टेंस दे रहे हो, या कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो एज पर द प्रोविजंस ऑफ लॉ, तो सबको यहां पे जो है बेटा लीगल सर्विस कहा जाएगा। तो ये लीगल सर्विस को ये रिवर चार्ज अप्लाई होगा। दूसरा सवाल, क्या सर जैसे हम एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी हम भी तो लीगल सर्विस देते हैं, तो क्या हमारे लिए भी ये रिवर चार्ज की एंट्री है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप ये रिवर चार्ज वही केस में लगना है जो केस में वो एडवोकेट होगा इंडिविजुअल, सीनियर एडवोकेट होगा या फर्म ऑफ एडवोकेट होगा। अगर ये लोग सर्विस प्रोवाइडर होंगे तो ही रिवर चार्ज होगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, सर सीनियर एडवोकेट और इंडिविजुअल एडवोकेट में क्या फर्क है? सीनियर एडवोकेट जो है यहाँ डेफिनेशन नीचे दिया है, ओके, जिसको एक मीनिंग असाइन किया है एज पर सेक्शन 16 ऑफ एडवोकेट एक्ट 1961। ये सीनियर एडवोकेट ये स्पेशल डेजिग्नेशन मिलता है सेक्शन 16 में, ओके, बाय हाई कोर्ट या बाय सुप्रीम कोर्ट। ये स्पेशल डिजिग्नेशन मिलता है आपके एक्सपीरियंस पे और आपके नॉलेज पे।
तो वो सेक्शन 16 में जिसको ये डेजिग्नेशन मिलता है उसे कहा जाता है सीनियर एडवोकेट। तो इसलिए उन्होंने स्पेशली सीनियर एडवोकेट को इंक्लूड किया। या फर्म ऑफ एडवोकेट, एडवोकेट की एलएलपी होगी, पार्टनरशिप फर्म होगी, तो जहां जहां मैं फर्म इंक्लूड करूं वो एलएलपी भी कवर करेगा। तो फर्म ऑफ एडवोकेट जो है वो भी इसमें कवर किया। मतलब ये रिवर चार्ज की एंट्री चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट को अप्लीकेबल नहीं होगी। लेट्स टेक एग्जांपल, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, अगर मैं सर्विसेज दे रहा हूं तो फॉरवर्ड चार्ज में ही जीएसटी दूंगा, रिवर चार्ज में जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। नाउ थर्ड, ये रिवर चार्ज कब अप्लाई होगा? अगर ये एडवोकेट लीगल सर्विस बिजनेस एंटिटी को दे रहे हैं। सर क्या बिजनेस एंटिटी ये वर्ड डिफाइंड है? नहीं। ओके, बस आपको ये डेफिनेशन कैसे देनी पड़ेगी? बिजनेस की डेफिनेशन डिफाइंड है, उसमें हमने 9 एक्टिविटी देखा था। वो जो 9 एक्टिविटीज है वो बिजनेस कही जाती है। इन सिंपल वर्ड, ऐसी कोई भी एंटिटी, फिर एंटिटी इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, पार्टनरशिप फर्म हो, कंपनी हो, बॉडी कॉर्पोरेट हो, कोई भी हो, या ट्रस्ट हो, ऐसी कोई भी एंटिटी जो 9 एक्टिविटीज करती है जो बिजनेस की डेफिनेशन में कवर की गई है, उसे बिजनेस एंटिटी कहा जाएगा। और उसको अगर एडवोकेट ने सर्विस दी जो टैक्सेबल टेरिटरी में है, तो रिवर चार्ज में बिजनेस एंटिटी पे लायबिलिटी आएगी। चलो ठीक है सर। अब एक सवाल है सर, भाई मेरा एक फ्रेंड एडवोकेट है और वो एडवोकेट है, लीगल सर्विस तो देता ही है, पर उसकी कुछ कमर्शियल प्रॉपर्टीज भी है और वो कमर्शियल प्रॉपर्टी वो रेंट पे दे रहा है। तो वो केस में एडवोकेट होने की वजह से जो कमर्शियल प्रॉपर्टी का रेंट आ रहा है, क्या वहां पे भी रिवर चार्ज लग जाएगा? नहीं। रिवर चार्ज की सर्विस बहुत स्पेसिफिक है, लीगल सर्विस, यानी एडवोकेट की जो लीगल सर्विस है वही रिवर चार्ज में जाएगी। बाकी एडवोकेट कोई दूसरी सर्विसेज देता है जो लीगल सर्विस के डेफिनेशन में नहीं आता है, तो वो केस में यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज ही अप्लाई किया जाएगा। दोस्तों आई होप ये एंट्री आपको समझ में आई होगी, यस और नो? ठीक है। दूसरा इसी पैरामीटर पे एक और एंट्री है और वो है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, यानी आर्बिट्रेटर। इंडिया में एक एक्ट बनाया गया है जिसका नाम है आर्बिट्रेशन एक्ट। आर्बिट्रेशन एक्ट के तहत दो पार्टी मिलकर, मतलब आप कोई ट्रस्ट फॉर्म कर रहे हो, एलएलपी फॉर्म कर रहे हो, पार्टनरशिप फॉर्म फॉर्म कर रहे हो, एओपी, बीओआई, जो भी फॉर्म कर रहे हो, तो आप अपने कॉन्ट्रैक्ट में आर्बिट्रेशन का क्लॉज रख सकते हो। और अगर आप अपने कॉन्ट्रैक्ट में आर्बिट्रेशन का क्लॉज रख रहे हो तो आप कोई भी प्राइवेट पर्सन को आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर सकते हो, जिसे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कहा जाता है। और आपने दो पार्टीज, 3 पार्टीज मिलकर जो आर्बिट्रेटर होगा उसकी डिसीजन को लीगल बाइंडिंग होगी, पर वो प्राइवेट पर्सन होगा, वो कोई कोर्ट या फिर कोई ट्रिब्यूनल नहीं होगा। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ऑलरेडी शेड्यूल 3 में हमने एक एंट्री देखी और वो एंट्री ये देखी कि अगर यहाँ पे कोई कोर्ट है या ट्रिब्यूनल है तो उनके फीस सप्लाई ही नहीं कही जाती है। अब जब सप्लाई नहीं कही जाती है तो रिवर चार्ज का सवाल ही नहीं आता है। तो एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है और वो ये क्वेश्चन कि सर क्या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कोर्ट या ट्रिब्यूनल है? नहीं, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल एक प्राइवेट बॉडी है, जो मैंने नीचे यहाँ एक्सप्लेनेशन में कहा है। जैसे नीचे मैंने यहाँ पिक्चर भी ली है, रिलायंस इंडस्ट्री जब दोनों भाइयों में यहाँ पे बंटवारा हुआ था तो एज अ आर्बिट्रेटर उनके मदर को अपॉइंट किया गया था। ओके, दोनों ने मिलकर अपने मदर को अपॉइंट किया जिन्होंने ये बंटवारा करके दिया। तो आर्बिट्रेटर जो है एक प्राइवेट पर्सन होता है। मैं भी बहुत से फॉर्म में आर्बिट्रेटर रहा हूं। तो एज अ आर्बिट्रेटर, जिसे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कहते हैं, अगर वो बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहा है तो वो उसका जो पैसा लेता है, यहाँ पे जैसे मैंने भी अपनी फीस चार्ज की थी एज अ आर्बिट्रेटर, तो जो उसका वो पैसा लेता है वो केस में मैं बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहा हूं तो रिवर चार्ज अप्लीकेबल है। बाकी इसमें एग्जम्पशन भी है। अगर मैं आगे एग्जम्पशन पढ़ाऊं तो आर्बिट्रेटर नॉन बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज दे रहा है तो एग्जम्प्ट है, गवर्नमेंट को सर्विसेज दे रहा है तो एग्जम्प्ट है। तो ये तो एग्जम्पशन हम आगे पढ़ेंगे। पर हाँ, और ऐसे बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहा है जो जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर थ्रेशोल्ड के नीचे था, उसको भी एग्जम्प्ट है। वो एग्जम्पशन तो हम आगे देखेंगे, जिसके लिए मैंने स्पेस भी दी है। आप साथ में, आपके लिए होमवर्क रहेगा कि आप वो एनालिसिस करोगे। लेकिन जहां तक देखा जाए, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अगर बिजनेस एंटिटी को सर्विस दे रहा है तो यहाँ रिवर चार्ज है, सब्जेक्ट टू एग्जम्पशन। आई रिपीट, सब्जेक्ट टू एग्जम्पशन। तो ये हमारा लीगल सेक्टर यहाँ पे खत्म होता है। इसमें कोई डाउट? फटाफट आंसर दीजिएगा। इसमें कोई डाउट या हम आगे बढ़े? इसमें कोई डाउट या आगे बढ़े?
जो भी मुझसे कनेक्टेड है मैं सबका आंसर चाहूंगा। नेक्स्ट आते हैं बेटा गवर्नमेंट सेक्टर। तो चलो ट्रांसपोर्ट सेक्टर हुआ, लीगल सेक्टर हुआ, अब गवर्नमेंट सेक्टर पे आते हैं। ठीक है, अब गवर्नमेंट सेक्टर में अगर हम देखें तो यहां पे एक जो सर्विस उन्होंने कहा है, एनी सर्विस सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी। सबसे पहले तो यहां पे वो वर्ड यूज कर रहे हैं एनी सर्विस, यानी सर्विस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई भी सर्विस उन्होंने कह दिया है, अगर गवर्नमेंट ने दी उसमें स्टेट और यूनियन टेरिटरी भी आ गई या लोकल अथॉरिटी ने दी, टू बिजनेस एंटिटी इन अ टैक्सेबल टेरिटरी, तो लायबिलिटी जो है यहाँ पे बिजनेस एंटिटी पे आ जाएगी। यानी अगर सर्विसेज बिजनेस एंटिटी को दिया गया तो लायबिलिटी बिजनेस एंटिटी पे आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस उन्होंने दिए हैं, और एक्सेप्शंस क्या है? रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये एक्सेप्शन है, मतलब यहां रिवर चार्ज अप्लाई नहीं होगा। सिंपल वर्ड, अगर गवर्नमेंट ने अपने कोई भी बिजनेस कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी वो किसी बिजनेस एंटिटी को रेंट पे दी, जैसे पुणे में बहुत सारे मॉल्स है ऐसे जो लोकल अथॉरिटी के हैं, ब्रिज के नीचे शॉप होती है, रेलवे प्लेटफॉर्म पे शॉप्स होती है जो बिजनेस एंटिटी को रेंट पे दी जाती है। तो कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी बिजनेस एंटिटी को रेंट पे दिया, गवर्नमेंट ने दिया या लोकल अथॉरिटी ने दिया, तो वो एक्सेप्शन में, मतलब वो केस में रिवर चार्ज अप्लाई नहीं होगा, मतलब फॉरवर्ड चार्ज अप्लाई होगा। दूसरा, सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बाय वे ऑफ स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस और एजेंसी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एनी पर्सन अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी। इसको हम आगे एग्जाम्पशन में और डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी मैं थोड़ा आपको समझा देता हूं। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो है ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है यहाँ पे सर्विसेज दे रहा है। अभी हमने क्या पढ़ा? कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट बिजनेस एंटिटी को सर्विस देता है तो रिवर चार्ज बोल दिया गया। लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की 4 सर्विसेज कौन कौन सी? स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, लाइफ इंश्योरेंस और एजेंसी सर्विसेज टैक्सेबल है, और वो रिवर चार्ज में नहीं जाएगा, वो फॉरवर्ड चार्ज में रहेगा। मतलब ये हुआ कि अगर कोई डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट किसी बिजनेस एंटिटी का पार्सल कर रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको जो किट आती है, मैं स्पीड पोस्ट से भेजता हूँ बहुत सी बार, क्योंकि हो सकता है कि रीचेबल एरिया जो है स्पीड पोस्ट के थ्रू ही है, तो आपको मैं स्पीड पोस्ट से भेजता हूँ, तो मैं बिल लेता हूँ, विद जीएसटी का बिल लेता हूँ, मुझे क्रेडिट लेना है, तो मैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से मैं स्पीड पोस्ट का बिल ले रहा हूँ और बिजनेस एंटिटी को सर्विस होगी। इवन दो बिजनेस एंटिटी वी स्मार्ट को सर्विस दिया पर रिवर चार्ज अप्लाई नहीं होगा, वो केस में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ही जीएसटी लगाएगा, वही गवर्नमेंट को पे करेगा और वो मुझे पास ऑन करेगा। ये बात हुई डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की। एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट, सेम फॉर लाइफ इंश्योरेंस या एजेंसी सर्विसेज, और आगे हम एग्जाम्पशन में डिटेल डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट जहां रिवर चार्ज अप्लीकेबल नहीं है वो है अगर ये गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी सर्विसेज दे रही है इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट, यहां पे, या वेसल इनसाइड और आउटसाइड द प्रीसिंक्ट्स ऑफ पोर्ट और एयरपोर्ट। पोर्ट और एयरपोर्ट पे वेसल और एयरक्राफ्ट को बहुत सारी सर्विसेज गवर्नमेंट देती है, बहुत सारी देती है, नेविगेशन सर्विस, एंकरिंग सर्विस, जो भी है। तो अगर गवर्नमेंट एयरक्राफ्ट या वेसल को कोई सर्विसेज दे रही है पोर्ट और एयरपोर्ट या प्रीसिंक्ट्स ऑफ पोर्ट और एयरपोर्ट, तो वो रिवर चार्ज नहीं, वो फॉरवर्ड चार्ज में ही टैक्स दिया जाएगा। और ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर, मतलब गवर्नमेंट के गुड्स ट्रांसपोर्ट, अब आपको पता है कि रेलवे का गुड्स ट्रांसपोर्ट पूरा टैक्सेबल है, मालगाड़ी से जो गुड्स जाता है पूरा टैक्सेबल है, और वो गवर्नमेंट दे रही है सर्विसेज, तो वो केस में रिवर चार्ज नहीं, वो केस में फॉरवर्ड चार्ज ही अप्लाई होगा। या नेक्स्ट पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, एसी क्लास टैक्सेबल है, तो यहाँ पे एसी क्लास या फर्स्ट क्लास टैक्सेबल है, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस है। तो गवर्नमेंट की कोई भी पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस क्यों ना बिजनेस एंटिटी को हो, वो फॉरवर्ड चार्ज है। मतलब ये हुआ कि ये 4 सर्विसेज छोड़ के 1 2 3 4, ये 4 सर्विसेज छोड़ के बाकी कोई भी सर्विसेज अगर यहाँ पे गवर्नमेंट देती है और वो को सर्विसेज बिजनेस एंटिटी को देती है, तो वो केस में रिवर चार्ज होगा इन अ टैक्सेबल टेरिटरी। नाउ मैंने यहाँ पे रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का डेफिनेशन दिया है, एग्जाम के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको रीड करना है तो रीड कर लेना। ये एंट्री हमने कवर किया गवर्नमेंट से रिलेटेड। अब यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम बात करें
एक मिनट, अच्छा मेरे पिक्चर में नहीं आई है बेटा। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट, नहीं नहीं, अच्छा ठीक है, मेरे स्लाइड में नहीं आई है, आप अपने बुक में देख लेना। नेक्स्ट और एंट्री है, आपकी बुक में मिल जाएगी। नेक्स्ट और एंट्री है जो मेरे स्लाइड में नहीं आई है। ओके, वो है, अगर आप बुक देखोगे तो एंट्री नंबर 5A, और ये एंट्री नंबर 5 था, वो एंट्री नंबर 5 ऑफ द नोटिफिकेशन जो रिवर्स चार्ज का है। और वो 5A क्या कहता है, सर्विस सप्लाइड बाय रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ख्याल रहे, ये नेक्स्ट एंट्री जो आपके बुक में देखना। ओके, सर्विस सप्लाइड बाय रेंटिंग, सॉरी, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी, बाय गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी टू रजिस्टर्ड पर्सन इन जीएसटी, टू रजिस्टर्ड पर्सन इन जीएसटी। तो रिवर्स चार्ज में रजिस्टर्ड पर्सन इन जीएसटी रहेगा। मतलब क्या, मतलब गवर्नमेंट ने ये कहा कि अगर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी हो और वो रजिस्टर्ड पर्सन को दी गई हो तो फिर रिवर्स चार्ज अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, वो क्या, ऊपर तो कह रहे हैं कि रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बिजनेस एंटिटी को दिया तो फॉरवर्ड चार्ज है, नीचे ये कह रहे हैं कि रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने रजिस्टर्ड पर्सन को दिया तो रिवर्स चार्ज है। सर कंफ्यूजन हो रहा है, कोई बात नहीं, कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं। इसको मैं थोड़ा आपको दोनों एंट्री को अगर साथ में पढ़ूं तो सिंक करके देता हूं। क्या, कैसे सर, वो गवर्नमेंट का कहना है स्पेशली फॉर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ध्यान सुनिएगा, स्पेशली फॉर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो अगर आपने ऐसे बंदे को दिया जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो रिवर्स चार्ज लग जाएगा, रिवर्स चार्ज लग जाएगा। लेकिन आपने ऐसे बंदे को दिया जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है पर बिजनेस एंटिटी है, तो वो सिचुएशन में फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, और फॉरवर्ड चार्ज में यहां पे गवर्नमेंट उसका टैक्स देगी। चलो यहां पे थोड़ा जो हमने गवर्नमेंट एंट्री को देखा है इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। और वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं नॉर्मली, ध्यान से सुनिएगा, ओके, वो दोनों एंट्री को हम करें तो नॉर्मली ऑल सर्विसेज प्रोवाइडेड टू बिजनेस एंटिटी इन अ टैक्सेबल टेरिटरी, आरसीएम लग जाएगा। ओके, नॉर्मली तो आरसीएम है सभी केस में, लेकिन अगर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की स्पीड पोस्ट एंड एक्सेट्रा सर्विस होगी, वेसल एयरक्राफ्ट से रिलेटेड सर्विस होगी, गुड्स और पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस होगी, तो ये केस में बेटा यहाँ पे नॉर्मल चार्ज, नॉर्मल यानी फॉरवर्ड चार्ज आप लिख सकते हो, उसको फॉरवर्ड चार्ज लग जाएगा और गवर्नमेंट देगी। मतलब ये तीन सर्विसेज का गवर्नमेंट टैक्स देगी फॉरवर्ड चार्ज में, बाकी तो रिवर्स चार्ज लग जाएगा अगर वो जो है यहाँ पे बिजनेस एंटिटी को दिया गया। अब स्पेशल बात करते हैं रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर गवर्नमेंट रेंटिंग पर दे रही है अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन को दिया तो एंट्री नंबर 5A के हिसाब से रिवर्स चार्ज है, लेकिन वो अनरजिस्टर्ड को दिया तो वो केस में नॉर्मल चार्ज यानी फॉरवर्ड चार्ज है। बिजनेस एंटिटी रजिस्टर्ड हो तो टैक्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज, नहीं 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 नहीं, आप उल्टा कह रहे हो। बिजनेस एंटिटी, मुझे नहीं समझ में आया, आप किसके बारे में पूछ रहे हो बेटा सत्यन, किसके बारे में पूछ रहे हो? रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर रजिस्टर्ड को दिया, अगर रजिस्टर्ड को दिया तो एंट्री नंबर 5A के हिसाब से यहाँ पे आरसीएम लग जाएगा, लेकिन अगर वो अनरजिस्टर्ड को दिया तो ऊपर वो कहते हैं अनरजिस्टर्ड को दिया तो वो सिचुएशन में फॉरवर्ड चार्ज लग जाएगा, उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमने देखा रिगार्डिंग टू यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम्शन। नेक्स्ट आते हैं, चलिए नेक्स्ट आते हैं बेटा कंस्ट्रक्शन सेक्टर। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में यहाँ पे इन्होंने दो एग्जाम्शन नहीं, दो रिवर्स चार्ज दिए हैं। अब ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर के रिवर्स चार्ज देख लो क्या दिया है यहाँ पे। सर्विसेज सप्लाइड बाय ऑफ ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ राइट्स और फ्लोर स्पेस इंडेक्स इंक्लूडिंग एडिशनल एफएसआई फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट बाय एनी पर्सन, ध्यान से देखिएगा, बाय एनी पर्सन टू प्रमोटर। मुझे नहीं लगता कि इस पर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा। रीजन ये है क्योंकि गवर्नमेंट का
क्लियर यहाँ पे क्लैरिफिकेशन, गवर्नमेंट नहीं, हमारी इंस्टीट्यूट का क्लियर क्लैरिफिकेशन है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे आपको कोई भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। लेकिन कोई बात नहीं, मैं पढ़ा देता हूँ, एंट्री है इसलिए। सर्विस सप्लाइड बाय ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट, पहले तो आपका ध्यान आना चाहिए ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट और फ्लोर स्पेस इंडेक्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट बाय एनी पर्सन टू प्रमोटर, तो वो केस में लायबिलिटी प्रमोटर, प्रमोटर यानी अगर आपको लिखना है तो बिल्डर। देखो यहां पे क्या हुआ कि इंडिया में बहुत से लोग अपने डेवलपमेंट राइट्स देते हैं। जैसे मेरे पास लैंड पड़ी हुई है, अब ये लैंड पे एक प्रोजेक्ट बनाना है, प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट करना है, तो मैं बिल्डर को डेवलपमेंट राइट्स दे रहा हूँ। मतलब मैंने कहा कि चल ठीक है, मेरे लैंड पे आप जो है पूरा प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट कर लो और जो भी प्रोजेक्ट होगा उसमें से 20 फ्लैट मेरे हो गए, बाकी आपके। तो मैंने जो आपको डेवलपमेंट राइट्स दिया वो तो सर्विस है, जिसके अगेंस्ट में कंसिडरेशन 20 फ्लैट है वो मैं रखूंगा और आप बाकी के फ्लैट बेच दो। या फिर पुरानी सोसाइटी, पुरानी सोसाइटी में ऐसा होता है कि चलो आप रीडेवलप करके दे दो, हम आपको डेवलपमेंट राइट्स दे रहे हैं। तो अब क्या होता था, जैसे बहुत सी पुरानी सोसाइटीज है, अब ये डेवलपमेंट राइट्स देती थी तो स्पेशली उसके लिए जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना, या कोई जिसके पास पुरानी लैंड है और वो अपने डेवलपमेंट राइट्स दे रहा है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना, अनऑर्गेनाइज सेक्टर था। जबकि बिल्डर या प्रमोटर या ऑर्गेनाइज सेक्टर थे। तो गवर्नमेंट ने ये सोचा कि नहीं, एक काम करते, जो डेवलपमेंट राइट्स देगा सप्लायर और स्पेशली प्रमोटर को देगा फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट, तो ये इतने सोसाइटीज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर है कि इनके ऊपर कंट्रोल रखना मुश्किल है, तो क्यों ना हम प्रमोटर को बीच में लाए। तो उन्होंने रिवर्स चार्ज डाल दिया और जो बिल्डर ये डेवलपमेंट करेगा, प्रमोटर जो ये डेवलपमेंट करेगा, रिवर्स चार्ज में बिल्डर या प्रमोटर उसका जीएसटी देगा। चलिए अच्छी बात है, ओके, तो वो जीएसटी देगा। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे ये था कि सिर्फ डेवलपमेंट नहीं, उन्होंने एफएसआई के लिए भी लाया। बहुत सी बार, अभी जैसा एक मेरा क्लाइंट था यहाँ पे ही पुणे में था, अब उसका कुछ जमीन का, एग्रीकल्चर लैंड का, उसका कुछ यहाँ पे ध्यान सुनना, कुछ डैम में चले गया एग्रीकल्चर लैंड। तो गवर्नमेंट बहुत सी बार क्या करती है, गवर्नमेंट आपको, अगर आपका कोई डैम में रिवर में दे दिया तो गवर्नमेंट आपको पैसा नहीं देती है, गवर्नमेंट आपको फ्री स्पेस इंडेक्स करके एक सर्टिफिकेट रहता है वो दे देती है कि चलो आपका इतना एरिया गया तो हम आपको 2 लाख स्क्वायर फीट का एफएसआई देते हैं। उसका क्या फायदा है, वो अरे उसको तो पैसा नहीं मिला, उसको तो एफएसआई का सर्टिफिकेट मिल गया, उसका फायदा क्या है? फायदा ये बेटा कि वो ये एफएसआई ये किसी और को बेच सकता है। समझ लो पुणे सिटी में कोई एक प्रोजेक्ट चालू है और वो प्रोजेक्ट को बिल्डर को एक बड़ा टावर खड़ा करना है, पर उसका फ्री स्पेस इंडेक्स खत्म हो गया, उसको जो लिमिट होती है वो खत्म हो गया। लेकिन अगर वो किसी और से ये बाय करे, क्योंकि ये ट्रांसफरेबल राइट्स होते हैं, किसी और से बाय करते तो और 2-3 फ्लोर वो चढ़ा सकता है। इसको हम फ्री स्पेस इंडेक्स यानी एफएसआई करते हैं, या फ्लोर स्पेस इंडेक्स भी कहते हैं। तो अब जिसको पास एफएसआई पड़ा है वो उससे बाय कर लेता है, तो वो एफएसआई के राइट शिप कर देता है। बाकी ये इसको और डिटेल में जाना है तो आपको कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जाना पड़ेगा और आर्किटेक्ट से पूछना पड़ेगा। तो जो एफएसआई ट्रांसफर कर रहा है बिल्डर को, प्रमोटर को, वो केस में भी यहाँ पे रिवर्स चार्ज आएगा, रिवर्स चार्ज आएगा, और ये जो प्रमोटर है उसका टैक्स देगा। चलो ये एक एंट्री थी। दूसरी एंट्री थी लॉन्ग टर्म लीज। जैसे बहुत सी बार जो लीज 99 ईयर्स की होती है, 999 ईयर्स की होती है, यानी जो भी लैंड लीज पे दी जा रही है प्रमोटर को फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट, जो भी लैंड लीज पे दी जा रही है जिसका टाइम पीरियड 30 साल से ज्यादा है, टाइम पीरियड 30 साल या 30 साल से ज्यादा है, अगेंस्ट प्रीमियम, अगेंस्ट सलामी, आप नाम कुछ भी कहो, प्रीमियम को, सलामी को, कॉस्ट प्राइस को, डेवलपमेंट चार्जेस को, या वाटर रीट में भी, समझ लो मैं अपनी लैंड 99 ईयर्स के लिए लीज पे दे रहा हूँ एक बिल्डर को, जिसके अगेंस्ट में मैं प्रीमियम ले रहा हूँ, सलामी ले रहा हूँ, कॉस्ट प्राइस या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो भी ले रहा हूँ, तो वो केस में वो सर्विस मानी जाती है और लाइबिलिटी प्रमोटर पे आती है, और रिवर चार्ज में प्रमोटर को उसका जीएसटी देना पड़ता है। ध्यान सुनना, प्रमोटर को उसका जीएसटी देना पड़ता है। तो ये 2 कंस्ट्रक्शन सेक्टर की एंट्री थी। एग्जाम में इसको प्रायोरिटी बी में रखो, मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर कोई सवाल पूछेंगे। चलो, तो दोस्तों हमारे जो हुए सेक्टर कौन से, ट्रांसपोर्ट सेक्टर हुआ जिसमें हमने 2 एंट्री देखा, उसके बाद में हमने लीगल सेक्टर देखा जिसमें 2 एंट्रीज हुई, उसके बाद में हमने कंस्ट्रक्शन सेक्टर देखा जिसमें हमने 2 एंट्रीज देखी। सेक्टर वाइज याद रखोगे तो आपको बहुत फायदा होगा, ठीक है।
अब आता हूं बेटा बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सेक्टर में मोस्टली वो बात करते हैं एजेंट से रिलेटेड। बहुत सारे एजेंट्स होते हैं जो बैंकिंग सेक्टर में, इंश्योरेंस सेक्टर में सर्विसेज देते हैं, जैसे नॉर्मल इंश्योरेंस एजेंट है, रिकवरी एजेंट है, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स है, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स है। तो ये सेक्टर में उन्होंने एजेंट्स या फैसिलिटेटर, आई रिपीट, एजेंट्स या फैसिलिटेटर्स को ध्यान में रखते हुए ये सेक्टर बनाया गया। ऑब्जेक्ट क्या था इस सेक्टर में रिवर्स चार्ज लाने का? ये सेक्टर में रिवर्स चार्ज लाने का ऑब्जेक्ट बस एक ही था कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर जब ऑर्गेनाइज सेक्टर को सर्विस देता है तो टैक्स कलेक्ट करने के लिए ऑर्गेनाइज सेक्टर को पकड़ो, ऑर्गेनाइज सेक्टर को पकड़ो। जैसे इंश्योरेंस एजेंट की अगर हम बात करें, आपको पता है इंडिया में 50 लाख इंश्योरेंस एजेंट है, जो यहां पे गिनकर, अगर इंडिया में 30-35 इंश्योरेंस कंपनी होगी तो 35 इंश्योरेंस कंपनी को 50 लाख के आसपास एजेंट सर्विसेज देते हैं, एजेंट्स प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू इंश्योरेंस कंपनी। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हमने एजेंट पे लायबिलिटी डाल दी, क्योंकि एजेंट को कमीशन मिलता है उनके सर्विस का, और एजेंट पे लायबिलिटी डाल दी तो वो थ्रेशोल्ड लेंगे। उसके बाद में अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, वो टैक्स पैसा देंगे नहीं देंगे, इतने सारे लोगों के रिटर्न, इतने सारे लोगों के कंप्लायंसेस, वो पूरे हो रहे कि नहीं हो रहे, गवर्नमेंट के लिए मुश्किल है। लेकिन ये सभी इंश्योरेंस एजेंट का कमीशन आप जानते हो 35 कंपनी से प्रोसेस हो रहा है, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है। तो क्यों ना हम इन पे ज्यादा ध्यान दें। तो ऐसे कुछ ऑब्जेक्ट के वजह से यहां पे ये जो है सेक्टर में एजेंट वाले लोग को स्कोप में लाया गया रिवर्स चार्ज में। आई होप आपको ये सेक्टर समझ में आया होगा। पहला लेते हैं, इंश्योरेंस एजेंट ने सर्विस दी, सर्विसेज सप्लाइड बाय इंश्योरेंस एजेंट टू इंश्योरेंस कंपनी। तो ऐसे केस में ये इंश्योरेंस एजेंट अगर इंश्योरेंस कंपनी को सर्विसेज दे रहा है तो यहाँ आरसीएम लग जाएगा और रिवर्स चार्ज में इंश्योरेंस कंपनी पे जीएसटी आएगा। ठीक है, ये एजेंट जो है कस्टमर ढूंढता है, ओके, और कस्टमर ढूंढ लिया कि उसका कमीशन फिक्स हो जाता है, कंसिडरेशन इंश्योरेंस कंपनी से आता है। तो जो कमीशन इंश्योरेंस कंपनी प्रोसेस करेगी, समझ लो कमीशन प्रोसेस किया जा रहा है, तो उस कमीशन का जीएसटी रिवर्स चार्ज में इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। नाउ यहां इंश्योरेंस एजेंट बहुत क्लियर है। इंश्योरेंस एजेंट मतलब जिसके पास लाइसेंस है अंडर सेक्शन 42, अंडर सेक्शन 42 ऑफ इंश्योरेंस एक्ट। मतलब क्या, ये एंट्री एजेंट को अप्लीकेबल है। अब बहुत सारी अभी ऑनलाइन वेबसाइट है जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेचती है, पर वो इंश्योरेंस एजेंट नहीं है, पर इंश्योरेंस प्रोडक्ट को प्रमोट करती है, कंपैरिजन देती है, ये है कि इसका प्रोडक्ट बेस है। पर अगर उनके पास लाइसेंस नहीं है तो फिर वो एजेंट नहीं माना जाएगा। अगर वो एजेंट नहीं है तो रिवर्स चार्ज नहीं आएगा, वो केस में फॉरवर्ड चार्ज ही आएगा। ये स्पेशली इंश्योरेंस एजेंट को रिवर्स चार्ज की एंट्री अप्लीकेबल होती है। प्रमोटर यानी बिल्डर बेटा, प्रमोटर यानी बिल्डर, बिल्डर जो पूरा डेवलपमेंट कर रहा है। ओके, लास्ट के एंट्री में नेक्स्ट ये एजेंट की एंट्री हमारी हुई। दूसरा ये सेक्टर में रिकवरी एजेंट। भाई बैंक ने लोन बांटा हुआ है, अब बैंक ने यहाँ पे लोन बांटा हुआ है, बहुत सी बार लोन लेने के बाद इंस्टॉलमेंट पे होती नहीं है, अब इनसे रिकवरी करना पड़ता है। अब रिकवरी करना पड़ता है तो मुन्ना भाई एमबीबीएस इनको लगाया जाता है कि जाओ रिकवरी करके लाओ। अब ये बंदा इससे रिकवरी करके लाए कि जा लोन पेमेंट इंस्टॉलमेंट पे कर। पर ये जो रिकवरी एजेंट है ये बैंक को सर्विसेज दे रहा है, देखो उसकी सर्विसेज चल रही है, उसकी सर्विसेज चल रही है और वो बैंक को सर्विसेज देता है। तो अब लॉ क्या कहता है? लॉ ये कहता है कि इंडिया के कोई भी रिकवरी एजेंट ने अगर सर्विसेज बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसी को दिया होगा, एक बार फिर से, ओके, बैंकिंग कंपनी या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसी को दिया होगा, तो रिकवरी एजेंट को जो कमीशन मिलता है अपने सर्विस के लिए उसका टैक्स रिकवरी एजेंट नहीं देगा, उसका टैक्स या ऑर्गेनाइज सेक्टर बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसी देगी। तो ये एंट्री थी रिगार्डिंग टू रिकवरी एजेंट, सिंपल था, इसमें कुछ भी नहीं है। नाउ थर्ड अगर मैं लूं तो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। हाँ, ये एंट्री इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट जो बैंकिंग और एनबीएफसी को सर्विसेज देते हैं इन अ टैक्सेबल टेरिटरी। ये डायरेक्ट सेलिंग एजेंट क्या है? अब बैंक अपने बहुत सारे लोन के प्रोडक्ट्स
बेचने के लिए एजेंट लगाती है। लेट्स टेक एग्जांपल, आप जब कोई कार खरीदने जाते हो, बाइक खरीदने जाते हो, कभी शोरूम में आप गए हो? शोरूम में जाते ही आपको आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक, इनके काउंटर्स दिखते हैं। वो काउंटर्स पे वो अपने लोन प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं कि आप हमारे से लो, इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, आपको ये बेनिफिट मिलेगा, आपको ये इंस्टॉलमेंट रहेगी। क्या आपको लगता है कि वो बैंक के एम्प्लॉय होते हैं? नहीं, वो ओके बैंक ने अपॉइंट किए हुए एजेंट्स होते हैं। बहुत सी बार बैंक जो है ये कॉन्ट्रैक्ट दे देती है कि आप यहाँ स्टॉल लगाओ, वहाँ स्टॉल लगाओ और हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करो। वो होते हैं डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स। आई रिपीट, वो होते हैं डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स बैंक के। जब वो बैंक के प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं तो बैंक से उनको जो है कमीशन मिलता है, बैंक से कमीशन मिलता है। ठीक है, तो अब लॉ क्या कहता है? लॉ ये कहता है कि अगर डायरेक्ट सेलिंग एजेंट इंडिविजुअल होगा, इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी, ये लर्न करना पड़ेगा। जैसे पहले दो एंट्री में हमने ये कोई क्राइटेरिया नहीं देखा, हमने देखा इंश्योरेंस एजेंट कोई भी हो रिवर्स चार्ज, रिकवरी एजेंट कोई भी हो रिवर्स चार्ज। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग एजेंट के लिए उन्होंने क्राइटेरिया डाला, और डायरेक्ट सेलिंग एजेंट के लिए उन्होंने क्राइटेरिया ये डाला कि ये रिवर्स चार्ज तभी अप्लीकेबल है जब अगर वो इंडिविजुअल होगा, जिसमें वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, पार्टनरशिप फर्म नहीं है और एलएलपी नहीं है, वो अगर सर्विस दे रहा है और वो सर्विसेज बैंकिंग और एनबीएफसी को दे रहा है, क्योंकि वो बैंकिंग और एनबीएफसी को ही सर्विसेज देते हैं। अगर इनको सर्विसेज दे रहा है टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट और इंडिविजुअल दे रहा होगा, तो वो केस में रिवर्स चार्ज आएगा, और ये केस में बैंकिंग या एनबीएफसी जो टैक्सेबल टेरिटरी में है वो टैक्स पे करेगी, वो अलग से पे करेगी। और यस बेटा, ओके, टीडीएस जो कटेगा वो तो इनकम टैक्स का टीडीएस है ना बेटा। यहाँ पे अगर आपका सवाल है कि इंश्योरेंस एजेंट है या रिकवरी एजेंट है या फिर यहाँ पे यहाँ डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है, ये जब इनको जब कमीशन मिलता है तो टीडीएस कटता है। तो टीडीएस जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे ये एग्जाम्पल लेते हैं कि ये इसने सर्विस दिया और एलआईसी जो है इंश्योरेंस कंपनी, इनका कमीशन बनता है 1,00,000 रुपए। तो 1,00,000 रुपए और टीडीएस डिडक्ट कर लेती है 10%, 10,000 रुपए इनकम टैक्स का, पे करती है 90,000। लेकिन हमारे जीएसटी में क्या है? हमारे जीएसटी में टीडीएस जो है उसका डिडक्शन नहीं है। आपकी जो टोटल वैल्यू है 1,00,000, तो 1,00,000 का आपको जो है जीएसटी रिवर्स चार्ज में, यानी 1,00,000 इंटू 18% रिवर्स चार्ज में देना पड़ेगा। ओके, ये बात करना कि 90,000 का 18%। ओके, यहाँ ट्रांजैक्शन वैल्यू जिसमें सेक्शन 15(1)(a) के हिसाब से सभी टैक्सेस इंक्लूड हो जाते हैं, मतलब आपको टीडीएस का डिडक्शन नहीं मिलेगा। 1,00,000 टोटल वैल्यू पे रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे किया जाएगा। और नो डाउट, मैंने पहले भी कहा था, जो भी आप रिवर्स चार्ज में जीएसटी पे करोगे, रिवर्स चार्ज में जो भी जीएसटी पे करोगे उसका क्रेडिट मिल जाएगा, पर पहले आपको पे करना पड़ेगा, बाद में आपको क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमने देखा डायरेक्ट सेलिंग एजेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट आते हैं बेटा यहां पे, एक मिनट, हाँ, बैंकिंग सेक्टर में और एक है मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमिटी टू आरबीआई। तो वो केस में आरबीआई रिवर्स चार्ज में लायबल होगा। मतलब क्या? मतलब यहाँ पे बहुत सी बार आरबीआई जो है ओवरसीइंग कमेटी की सर्विसेज लेती है कि भाई बाहर के जो बोरोवर्स है, इंडिया के बोरोवर्स है जो इंडिया से बोरो कर रहे हैं, तो या फिर बाहर से हम बोरो कर रहे हैं, इसके ऊपर वॉच रखो। वो वॉच रखने के लिए होती है ओवरसीइंग कमेटी, और वो सर्विसेज आरबीआई को देती है। तो अगर ओवरसीइंग कमेटी आरबीआई को सर्विसेज दे रही है तो रिवर्स चार्ज में लायबिलिटी जो आएगी, रिवर्स चार्ज में आरबीआई पे लायबिलिटी आएगी और आरबीआई उसका टैक्स पे करेगा। आई रिपीट, आरबीआई उसका टैक्स पे करेगा। तो ये था बेटा रिवर्स चार्ज में ओवरसीइंग कमेटी का हमने डिस्कशन किया यहां पे। नेक्स्ट, सर्विस सप्लाइड बाय बिजनेस फैसिलिटेटर टू बैंकिंग कंपनी। यहां सिर्फ बैंकिंग कंपनी है, एनबीएफसी नहीं है। बहुत से बैंक के बिजनेस फैसिलिटेटर होते हैं। वैसे बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस करस्पॉन्डेंट का डेफिनेशन दिया हुआ है। ये एक तरह की इंटरमीडिएट होती है जो
यहाँ पे बैंकिंग प्रोडक्ट को प्रमोट करती है, एजेंट्स नहीं। ये एक स्पेशल डेजिग्नेशन होता है, इसकी स्पेशल एग्जाम होती है और आरबीआई के गाइडलाइन के हिसाब से अपॉइंट किया जाता है। और ये बैंकिंग कंपनी के प्रोडक्ट को या उनके अकाउंट्स को अर्बन एरिया और रूरल एरिया में उनके बिजनेस को प्रमोट करती है। जैसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ बोरोवर कौन है, ओके, वेरिफिकेशन प्रोसेस है, अवेयरनेस अबाउट द प्रोडक्ट है, प्रोसेसिंग एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ बैंक एंड एक्सेट्रा, ये सारी सर्विसेज देती है। हाँ, बिजनेस फैसिलिटेटर एक अलग डेजिग्नेशन है, बिजनेस करस्पॉन्डेंट एक अलग डेजिग्नेशन है। ख्याल रहे, रिवर्स चार्ज बिजनेस फैसिलिटेटर को है, करस्पॉन्डेंट को नहीं। मतलब क्या? मतलब बिजनेस फैसिलिटेटर अगर बैंकिंग कंपनी को सर्विसेज दे रहा है, आई रिपीट, बिजनेस फैसिलिटेटर अगर बैंकिंग कंपनी को सर्विसेज दे रहा है तो रिवर्स चार्ज है। एक बार सवाल मॉक टेस्ट पेपर में आया था कि बिजनेस करस्पॉन्डेंट सर्विस दे रहा है बैंकिंग कंपनी को, वहां रिवर्स चार्ज नहीं है। उन्होंने स्पेसिफिकली कहा बिजनेस फैसिलिटेटर, मतलब ओनली फैसिलिटेटर के केस में रिवर्स चार्ज है। अगर बिजनेस करस्पॉन्डेंट बैंकिंग कंपनी को सर्विस देता है तो वहां रिवर्स चार्ज नहीं है, बी केयरफुल। दूसरा, यहां पे अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट ये सेक्टर में एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट टू बिजनेस करस्पॉन्डेंट सर्विस दे रहा है तो बिजनेस करस्पॉन्डेंट पे टैक्स है। हाँ, अब ये अलग गया, बिजनेस फैसिलिटेटर अलग हो गया। और ये है कि बहुत से बिजनेस करस्पॉन्डेंट होते हैं, वो बैंक और इंश्योरेंस कंपनी को हेल्प करते हैं, उनके भी एजेंट्स होते हैं। और वो एजेंट्स अगर बिजनेस करस्पॉन्डेंट को सर्विसेज दे, ख्याल दो, वो एजेंट्स अगर बिजनेस करस्पॉन्डेंट को सर्विस दे तो रिवर्स चार्ज में बिजनेस करस्पॉन्डेंट पे यहां पे जीएसटी आता है। आई रिपीट, रिवर्स चार्ज में बिजनेस करस्पॉन्डेंट पे यहां पे जीएसटी आता है। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो ये हमने देखा बिजनेस करस्पॉन्डेंट, पहला बिजनेस फैसिलिटेटर टू ओके यहाँ पे बैंकिंग कंपनी, और दूसरा जो है हमने बिजनेस करस्पॉन्डेंट, एजेंट ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंट टू बिजनेस करस्पॉन्डेंट सर्विस देती है, तो यहाँ रिवर्स चार्ज आता है बेटा। तो चलिए, ये रिवर्स चार्ज हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? यस, यहां तक कोई डाउट बेटा? अरे आज रिवीजन में मजा आया कि नहीं आया? जो भी मुझसे कनेक्टेड है, हाँ हाँ दे रहा हूँ। ओके, आज रिवीजन में मजा आया कि नहीं आया? अगर अभी पूरा रिवीजन आपको अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कीजिएगा। आपको रिवीजन में मजा आएगा तो लाइक कीजिएगा। वर्षा, मजा नहीं आया आज रिवीजन में? अच्छा, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। अच्छा, एक सवाल है कि बिजनेस करस्पॉन्डेंट और फैसिलिटेटर में क्या फ़र्क है? लगभग ये जो है ना, सर्विसेज लगभग सेम होती है पर दोनों के डेजिग्नेशन अलग है। इनकी एग्ज़ाम होती है बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस करस्पॉन्डेंट की, जो आरबीआई के गाइडलाइन के हिसाब से होती है। तो डिटेलिंग में मैं आपको कहूँ तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं करस्पॉन्डेंट को, फैसिलिटेटर को थोड़े ज़्यादा यहाँ पे राइट्स मिलते हैं, बाकी लगभग तो सर्विसेज सेम है, बस लगभग तो सर्विसेज सेम है। आई होप आपको डिफरेंस समझा होगा, पर अगर और डिटेल में जानना है तो फिर आपको गूगल बाबा, ओके, उससे पूछना पड़ेगा। इससे ज़्यादा तो आप हम रिवीजन में नहीं ले सकते। तो चलिए, ठीक है। अब दोस्तों, नेक्स्ट जो लेक्चर है 1.5 पौने 2 घंटे का लेक्चर,
तो वो मैं आज के दिन मैं इवनिंग में लूँगा, फिर हमारा कंटिन्यूस 3.5-4 घंटा चलेगा। लेकिन मुझे आज थोड़ा एक अर्जेंट वर्क है, मैंने डॉक्टर की एक अपॉइंटमेंट ली है, तो मुझे अभी निकलना पड़ेगा। तो मैं आज शाम को 6 बजे, आई रिपीट, आज शाम को 6 बजे हम जो है जो बचा हुआ लेक्चर है वो लेंगे। इसलिए मैंने आज ये अनलिस्टेड लिया, मैं फिर बाद में ओपन कर दूंगा। लेकिन नेक्स्ट सेशन हम आज शाम को 6 से 7:30 7:45 तक लेंगे। 6 बजे लूँ या 6:30 बजे लूँ? यस बेटा, 6 बजे लूँ या 6:30 बजे लूँ? क्या कहते हो? 6, क्योंकि तुम्हारा ऑफिस भी होता है, तो 6 टू या 6:30? चलिए। चलिए, 6 बजे रहेगा। वो तो लेक्चर रिकॉर्डेड रहेगा ही, अनलिस्टेड तो आप बाद में भी देख सकते हो। चलो, सो इवनिंग 6 o'clock हम कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, मैक्सिमम 6:30 आ रहा है, चलो डन। मैक्सिमम 6:30 आ रहा है तो 6:30 लेते हैं, 6:30 to 8:15। यस यस यस, डन, 6:30 लेते हैं, 6:30। चलो यहाँ रुकते हैं। मिलते हैं इवनिंग में 6:30 को।